हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम आरएस मुख्य परीक्षा, जहां पे हमेशा क्या है, स्किल का काम है। रट के आप नहीं जा सकते हो। आपके पास में यदि स्किल है तो आप मेंस में नंबर ला सकते हो। तो आरएस मुख्य परीक्षा की हम बात करते हैं। आरएस मुख्य परीक्षा भाई, और इस आरएस मुख्य परीक्षा का आपके क्या है, एक व्यवहार एक टॉपिक है। कौन सा व्यवहार? व्यवहार आपके क्या है, सिलेबस के पाठ्यक्रम के अंदर है। 20 नंबर का कंटेंट आता है। कितने का आता है? 20 मार्क्स का आपका कंटेंट है, जिसके अंतर्गत 2 मार्क्स के और आपके क्या है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने? 5 मार्क्स के। 2 मार्क्स के आपके कितने, आप कहेंगे 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 5 क्वेश्चन आएंगे। और 5 मार्क्स के आपके कितने आने वाले हैं? 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपका 20 है। यदि आपकी स्किल अच्छी है तो आप नंबर यहाँ पे खींच के ले जाओगे। और जो हमारा सोर्स रहेगा, जो हम पढ़ने वाले हैं भाई, मैं आपको पहले बता देता हूं कि देखो, मैं भी एक स्टूडेंट की भांति आपको क्या इन कंटेंट को पढ़ के आपके सामने ला रहा हूं। क्योंकि जब एक टीचर अपने नजरिए से बताता है ना, तो टीचर क्या करता है, उसके पास में जितनी चीजें होती है ना, वो उतनी ही बताता है। लेकिन मैं एक स्टूडेंट की भांति शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं भी उसको क्या है, मैं सोच रहा हूं कि ऐसा आया तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसा आया तो मैं क्या लिखूंगा। मेरे पास में कंटेंट रिच होना चाहिए, दूसरों से अलग कैसे होना चाहिए। इसके लिए मैंने आरबीएससी बोर्ड की जो किताबें हैं, मैंने एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, जो एनआईओएस के जो नोट्स हैं, इन्हीं में से मैंने पूरा का पूरा आपका कंटेंट बनाया है। और साथ ही मैंने पुराने पेपर का एनालिसिस किया है कि सारे के सारे क्वेश्चन यहां से धड़ल्ले से पड़े हैं। पिछली बार का पेपर जो मेरे कंटेंट था, उसमें से एक भी बार नहीं गया, क्योंकि नोट्स यहीं से बनाए थे। तो आपके भी काम आएंगे। इसलिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ बताइएगा कि जो 6 छोटे वाले सब्जेक्ट है वो अच्छे से हम कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। मैं देखो अभी तो ये पढ़ा रहे हैं, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग पे के सेशन लूंगा। आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। देखो, मुख्य परीक्षा का एक ही काम है कि आपकी स्किल कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, इसके ऊपर मैटर करता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला टॉपिक है बुद्धि। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि भाई, हो सकता है कि आपकी बुद्धि पहले क्या थी, इस क्लास को पढ़ने के बाद आपकी बुद्धि अलग तरीके की हो जाएगी। मैं उम्मीद रखता हूं, आप भी उम्मीद रखते होंगे। आइए सबसे पहले बुद्धि के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि का एनसीईआरटी की परिभाषा क्या कहती है, आरबीसी बोर्ड की परिभाषा क्या कहती है, बुद्धि पढ़ेंगे। भारतीय परंपरा में बुद्धि कौन सा है, ये सारी चीजों को हम क्या है पढ़ते हुए चलेंगे। साथ ही हम इन चीजों का भी डिस्कशन करेंगे कि आपके संज्ञानात्मक बुद्धि क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, सांस्कृतिक बुद्धि क्या है, सामाजिक बुद्धि क्या है, सांवेगिक इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या गुण होते हैं, उन चीजों को पढ़ेंगे, उनकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे। बुद्धि की किन किन ने परिभाषा दी, एनसीईआरटी आरबीएससी, उनको देखेंगे। क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए आपको भी उन्हीं चीजों का डिस्कशन हमारे साथ में मिलकर करना होगा। तो बुद्धि से सबसे पहले आप ये सोचो, एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले सोचो कि आपकी बुद्धि है। बुद्धि का मतलब आप क्या है, आप क्या कहोगे, मैं किसी चीज को आपके समझ रहा हूं, मैं कोई, मेरे पास में कोई मुद्दा आया, उसके ऊपर मैं वार्तालाप कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं। यदि आप जा रहे हो गली में से और आपके पीछे कोई कुत्ता आ रहा है, तो कुत्ता जब आपको भौंकता हुआ आ रहा है, तो आप कुत्ते की तरफ भागोगे या आगे भागोगे? इसका मतलब कुत्ते की तरफ भाग रहे हो तो आप अपनी बुद्धि का, विवेक का आप यूज नहीं कर रहे हो। यदि जब कुत्ता भौंकता हुआ आपके पीछे आ रहा है और आप आगे भाग रहे हो, इसका मतलब आपके सामने कोई चुनौती आई है और उस समय आपके पास में संसाधन क्या थे, दीवारों के ऊपर कुछ नहीं था, लकड़ी नहीं थी, कंकड़ नहीं थे, सड़क एकदम साफ थी। तो आपके पास में मात्र और मात्र संसाधन आपके चप्पलें या आपकी जूते थे। उन जूतों का आपने यूज किया और उनको कुत्ते को भगा दिया। यह आपकी बुद्धि होती है। तो बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब है पर्यावरण को समझने। ये पर्यावरण कौन सा? ये पर्यावरण वो एटमॉस्फेयर वाला नहीं है, ये आपके आसपास का जो वातावरण है। आप जैसे घर में सोते हो, उठते हो, बैठते हो, बातें करते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो, तो आप क्या चीजों को एनालिसिस करते हो, क्या चीजों को समझते हो, यानी बुद्धि का आशय। यही परिभाषा एनसीईआरटी में रट लेना भाई। बुद्धि का यदि सामान्य परिभाषा पूछी जाए, किसी का नाम नहीं हो, वेस्लर नहीं हो, एल्फ्रेड विने नहीं हो, रॉबसन नहीं हो, नेसर नहीं हो, तब आपको
बुद्धि की परिभाषा, इसी परिभाषा को आपको क्या है लिख के आना होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने, किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जो व्यापक क्षमता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। एग्जाम्पल कुत्ते वाला रट के जाइएगा, दिमाग के अंदर लिख के नहीं आना है, लेकिन दिमाग में सेट होगा तो आपको क्या रिवीजन में आएगा कि सर ने कुत्ते का एग्जाम्पल बताया था कि आपके सामने कुत्ता आ गया। तो बुद्धि का आशय क्या है, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने, किसी समस्या के सामने आने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जो व्यापक क्षमता होती है वही क्या कहलाती, बुद्धि कहलाती। रटना पड़ेगा इसी प्रकार से आपको भी, उसे व्यापक क्षमता को आपके क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। पहली परिभाषा आपके हाथ में है, याद कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश है, इसके अनुसार बुद्धि क्या है। तो ऑक्सफोर्ड का आपका एक मॉडल आता है जिससे आपका क्या कहते हैं, पल्क मॉडल कहा जाता है, PLUK। पल्क मॉडल आपका क्या है, आपके किसका है, आप कहेंगे ऑक्सफोर्ड का है। पल्क का P का मतलब आपका प्रिस्वरिंग है, यानी प्रत्यक्षण करना, बुद्धि को प्रत्यक्षण करने। फिर आपका L यानी लर्निंग, यानी सीखना, लर्निंग। फिर आपका U यानी अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना। फिर आपका क्या है, K का मतलब आपका नॉलेज हो गया, जानना। यानी ऑक्सफोर्ड ने बुद्धि को कैसे बताया, ऑक्सफोर्ड ने कहा प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की जो योग्यता है उसके रूप में बुद्धि को परिभाषित किया है। ऑक्सफोर्ड ने बुद्धि को कैसे परिभाषित किया है, प्रत्यक्षण करने, फिर आपका सीखने, फिर समझने और जानने की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किसने किया, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार किया। पर्यावरण को आपके समझने, सविवेक चिंतन करने, किसी समस्या के सामने आने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जो व्यापक क्षमता होती है उसे आपकी बुद्धि कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया, इसे पल्क मॉडल के नाम से जाना जाता है। फिर आपका अगला आता है बुद्धि से संबंधित अल्फ्रेड विने के अनुसार। किसके अनुसार, अल्फ्रेड विने के अनुसार आपके बुद्धि के बारे में क्या विचार है। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक में से एक है। कौन है, अल्फ्रेड विने है। इन्होंने बुद्धि को आपके क्या कहा, अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा तर्क करने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता ही आपके क्या है, बुद्धि है। यानी अल्फ्रेड विने के अनुसार क्या है, अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में आपका परिभाषित किया है। किसने किया, अल्फ्रेड विने ने किया है। अभी तक हम 3 परिभाषाओं को देखे हैं, तीनों के तीनों आपके जबान के ऊपर होनी चाहिए, आपकी अंगुली के ऊपर होनी चाहिए, ताकि वो पेन के रूप में आपके क्या है, मेंस की कॉपी में जा सके। यानी आपसे पूछा जाए 2 नंबर के अंदर अल्फ्रेड विने के अनुसार बुद्धि को परिभाषित कीजिएगा, तो लिखेंगे बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता तथा अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में अल्फ्रेड विने ने बुद्धि को परिभाषित किया है। याद रखिएगा इसको। आपका ऑक्सफोर्ड पूछे प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता है। फिर आपका पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने, किसी समस्या के सामने होने पर उपलब्ध जो संसाधन है उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जो व्यापक क्षमता होती है उसे बुद्धि कहा जाता है। रटना तो पड़ेगा भाई, ये सारी की सारी चीजें हैं। अगला क्या है, वेस्लर। ये इस बार आरएस मेंस में आया था। ये आपका क्या आया, आरएस मेंस 2023 है, इस बार पूछा है भाई। ये आपका 2023 के अंतर्गत पूछा है, आरएस मेंस के अंतर्गत। इसको आपके क्या पूछा है, आरएस 2018 के अंतर्गत आपका पूछा गया है। आरएस मेंस 2018 है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। फिर इसको आपके कब पूछा है, ये आरएस के अंतर्गत पूछा गया था, आरएस मेंस 2021 के अंतर्गत। कब भाई, आरएस मेंस आपका 2021 है। ये देखो प्रश्न यहाँ से लगातार आपसे क्या है, पूछे जा रहे हैं। जब प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं तो रटना आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है, रट लीजिएगा। तो वेस्लर इस बार आपके 2 नंबर में पूछा कि वेस्लर के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि को परिभाषित करें। तो बुद्धि व्यक्ति की वो समग्र क्षमता है। वेस्लर ने क्या कहा, बुद्धि व्यक्ति की क्या है, वो समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करता है, स्व उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है, अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में क्या होता है, समर्थ होता है। क्या होता है, समर्थ होता है। अरे भाई, जो 3 परिभाषाएं पहले पढ़ के आए हो ना, उसी का उपयोग करके इस परिभाषा को बना लो, काम हो जाएगा। बुद्धि व्यक्ति की वो समग्र क्षमता है जिसके द्वारा, समग्र क्षमता है मेरी बुद्धि, यानी मेरी बुद्धि समग्र क्षमता होगी तो मैं सविवेक चिंतन करूंगा, मेरे पास में उद्देश्य होंगे तब मैं स्व उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करूंगा
तथा मेरा पर्यावरण अलग है। मैं जयपुर में रहता हूं, जोधपुर में रहता हूं, भोपालगढ़ में रहता हूं, कहीं पे भी रहता हूं, तो मेरे पर्यावरण के अंतर्गत प्रभावी रूप से अपने पर्यावरण से प्रभावी, जैसे आप क्या है, आप एग्जाम्पल के तौर पे मानिएगा आप राजस्थान के रहने वाले हैं, अब यहाँ पे ठंड पड़ रही है और आपने क्या है, आपकी बुद्धि कह रही है ठंड पड़ती है तो थोड़ा सा पेक लगा लेना चाहिए और पेक से गर्मी पैदा होगी और गर्मी से आपके क्या है, ठंड भाग जाएगी। लेकिन आपका जो सराउंडिंग एरिया, आपका जो परिवार है, वो इस चीज की अनुमति नहीं देता है, आपके जो वैल्यूज है वो इस चीज की अनुमति नहीं देते हैं, तब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, थोड़े से आपकी लकड़ी को इकट्ठा करेंगे, आग लगाएंगे, चारों तरफ बैठ के आपके क्या हाथों को सेक लेंगे, तब आपकी गर्मी आपकी क्या है, पास आ जाएगी, सर्दी आपकी उड़ जाएगी। लेकिन आप कहां पे रह रहे हैं, रसिया के अंतर्गत रह रहे हैं, तो रसिया में पिताजी और आपके बेटे दोनों साथ में बैठ के भी पेक लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उनका वातावरण है। तो ऐसे समझिएगा, बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, स्वउद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में क्या होता है, समर्थ होता है। वेसलर ने बुद्धि को उसकी प्रक्रियात्मक के रूप में समझा है, अर्थात इन्होंने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने में बुद्धि के मूल को महत्व दिया है। बुद्धि का जो मूल्य होता है ना, इसको महत्व दिया। कैसे, पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होना ही क्या है, बुद्धि कहलाता है। वेसलर ये कहता है, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आपके क्रिकेट मैच खेलने गई, तो हमारी बुद्धि क्या है कि यहाँ पे सुबह 4 बजे उठना, फिर प्रैक्टिस पे जाना, फिर आपका खेलना, विराट कोहली कैसे खेलेगा, ये इस दृष्टि से। लेकिन जब आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है, आपको पर्थ खेलना है, सिडनी खेलना है, कैनबरा खेलना है, तो वहाँ की पिच अलग है, वहाँ का आपका जो टाइमिंग जोन है वो अलग है, तो उस अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि को, अपने पर्यावरण को, उस पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि को सेट करना होगा। अब वहाँ पे एक हेजलवुड बॉलिंग कर रहा है, वहाँ पे स्टार्क बॉलिंग कर रहा है, वहाँ पे आपके आपके क्या है, कमिंस बॉलिंग कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। तो ये आपके वेसलर के अनुसार बुद्धि है कि पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने का जो बुद्धि का मूल्य है ना, उसको ज्यादा वो महत्व देता है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर आपके किसके अनुसार बुद्धि है, तो बुद्धि को याद रखिएगा गार्डनर और आपके स्टेनबर्ग का सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलित करता है, बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलित होता है, बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। जैसे पिछली बार जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में गई थी, गाबा के अंतर्गत वहां से जीत के आई थी, तो वो एक क्या था, उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या लोगों ने अपनी बुद्धि को अनुकूलित कर लिया। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों ने उसमें सक्रियता से परिवर्तन किया कि हेजलवुड को कैसे खेलना है, उसको कैसे खेलना है, यहाँ की टाइमिंग जोन के अनुसार हमें समय पे सो जाना है, सुबह उठ के बात करनी है, फिर आपके क्या है प्ले, आपके कौन कौन खेल रहा है उसके बारे में टेक्निक देखना, तो वो सक्रिय रूप से परिवर्तन कर रहा है। फिर आपका रॉबिन्सन के अनुसार, मुझे लगता है कि जो 2024 का मेंस होगा 25 के अंतर्गत, उसके लिए रॉबिन्सन आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो रॉबिन्सन के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से हैं। कैसे संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का मतलब होता है चिंतन करना, सविवेक चिंतन करना, किसी समस्या आ गई तो उसका समाधान करना, क्या करना, समाधान करना। तो संज्ञानात्मक व्यवहारों का आपके क्या है, संपूर्ण वर्ग है जो व्यक्ति के सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। यह रॉबिन्सन के अनुसार बुद्धि है। किसके अनुसार, रॉबिन्सन के अनुसार बुद्धि है। फिर इसके बाद में बुद्धि आती है निस्सेर के अनुसार बुद्धि है। रट लेना भाई, ये भी आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी में दे रखा है। निस्सेर के अनुसार बुद्धि, बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है कि एक व्यक्ति की जटिल विचारों को समझने, एक व्यक्ति के जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से लाभ उठाने या सीखने, विभिन्न तरह के तर्कणों से आपके क्या है सम्मिलित होने, चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की जो क्षमता है वही आपकी बुद्धि होती है। किसके अनुसार, निस्सेर के अनुसार बुद्धि होती है। तो हमने देखो किसके अनुसार सामान्य परिभाषा पढ़ी कि पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने और किसी समस्या के सामने आने पर प्रभावी रूप से उपलब्ध संसाधनों से आपके क्या है, उसे निपटाने की जो क्षमता होती है, व्यापक क्षमता होती है, उससे आपके क्या बुद्धि कहते हैं। यह सामान्य परिभाषा है। उसके बाद में हमने ऑक्सफोर्ड के शब्दकोश के अनुसार बुद्धि का पल्क मॉडल देखा था। सबसे पहले प्रत्यक्षण करने, फिर आपके सीखने, फिर आपके समझने और जानने की जो योग्यता होती है उसे बुद्धि कहा जाता है। तीसरे नंबर पे हमने अल्फ्रेड विने महोदय को देखा था। अल्फ्रेड विने कहता है अच्छा बोध करने, अच्छा तर्क करने और
अच्छा आपका क्या है, अच्छा तर्क करने, अच्छा बोध करने और अच्छा ही आपके क्या करना, उसका अच्छा बोध करना। एक शब्द और है अच्छा के लिए, कौन सा यूज हुआ, अच्छा निर्णय लेने की योग्यता है। मतलब अच्छा तर्क करना, अच्छा बोध करना और अच्छा निर्णय लेने की जो योग्यता है उसके अनुसार बुद्धि है। फिर वेस्लर आते हैं, वेस्लर कहते हैं कि बुद्धि एक समग्र क्षमता है या बुद्धि एक व्यापक समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करता है और स्वउद्देश्यपूर्ण व्यवहार करके अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से वो निपटने में क्या है, सक्षम होता है। यहाँ पे वेस्लर महोदय बुद्धि को प्रक्रियात्मक रूप से आपके क्या है समझते हैं। वो कहते हैं कि पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने के जो बुद्धि का मूल्य होता है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। फिर आपका गार्डनर और स्टेनबर्ग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में पर्यावरण से तो अनुकूलित होता ही होता है बल्कि उसके साथ में सक्रिय होकर उसमें परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। ये गार्डनर और स्टेनबर्ग कहता है। रॉबिन्सन कहता है कि बुद्धि से तात्पर्य जितने संज्ञानात्मक व्यवहार हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार के अंतर्गत क्या है, आपको सोचना, समझना, विवेकपूर्ण तर्क करना, आपकी समस्या आ गई तो समाधान करना। तो क्या है, संज्ञानात्मक व्यवहारों का संपूर्ण वर्ग है। अब इसमें कौन कौन सा है, जैसे एग्जाम्पल के सूझ के व्यक्ति अपनी सूझ के द्वारा समस्या का समाधान करना, पहले ही आपका वर्ग हो गया इसका। दूसरा, नई परिस्थितियों के साथ में स्वयं को समायोजन करने की क्षमता होना। तीसरा, अमूर्त रूप से आपके सोचना, कल्पना करना, कल्पनाओं के करने की सोच है। फिर अनुभवों से लाभ उठाने की आपकी क्षमता को दिखलाता है। फिर निसेर महोदय कहता है बुद्धि को इस प्रकार से इन्होंने समझाया कि आपको क्या है, कोई जटिल विचार है उसको समझना, पर्यावरण के साथ में आपके क्या है, प्रभावी रूप से समायोजन करना और अनुभवों से लाभ उठाना या अनुभवों से सीखना और विभिन्न प्रकार से तर्कना में सम्मिलित होने और चिंतन से आपके सामने जितनी बाधाएं आई हैं उसको दूर करने की जो व्यापक क्षमता होती है वो निसेर के अनुसार क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। एनसीईआरटी, आरबीएससी, आईएनओएस के अनुसार ये बुद्धि की परिभाषा है। एनसीईआरटी, आरबीएससी के अनुसार रट लीजिएगा, काम बन जाएगा। फिर आपके बुद्धि की प्रकृति आती है भाई। अब बुद्धि की प्रकृति क्या है, बुद्धि की परिभाषाओं को पढ़ा तो अब प्रकृति को देख लेते हैं। बुद्धि की प्रकृति यानी बुद्धि का नेचर क्या है। बुद्धि कई क्षमताओं का आपके योग है। बुद्धि में क्या कई क्षमताएं, अब देखो क्षमता कौन सी, संज्ञानात्मक क्षमता हो गई, सांवेगिक क्षमता हो गई, उद्यमी क्षमता हो गई, सांस्कृतिक क्षमता हो गई। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, आप सबको मालूम है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे घर के अंदर दीपावली के आसपास में हमारे घर में मम्मी क्या है ननियाल जाया करती थी, तो हम सबसे पहले क्या है, हमारा दिमाग कुछ नहीं इकोनॉमिक तरीके से काम करता था कि हम प्रणाम करेंगे और हमें पैसा मिलेगा। आज भी हमारे घरों के अंदर मेहमान आते हैं तो छोटा बच्चा या बच्ची क्या करता है, प्रणाम करता है और पैसा आता है। तो वो क्या है, उसने सीख लिया कि बड़ों के नीचे झुकने पर आपके क्या है, पैसा मिलता है। यानी उन्होंने प्रणाम किया है, बड़ों का सम्मान किया है तो पैसा मिलेगा। तो ये उसके एक प्रकार की क्षमता का विकास हो गया। बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। बुद्धि क्या उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। जिसके पास में बुद्धि नहीं होती है ना तो वो पत्थर फेंकता है और फिर उसी के सिर में जाके लग जाता है। तो बुद्धि की वजह से, जैसे बुद्धि की वजह से पत्थर आपका फेंका कुत्ते की तरफ, कुत्ता भाग गया और वो वहां से निकल गया, उसका उद्देश्य था। बुद्धि की मदद से व्यक्ति वातावरण से अच्छे ढंग से समायोजन और अनुकूलन करना सीखता है। बुद्धि कहती है कि सर्दी आपके लद्दाख के अंदर गए हो तो बनियान के अंदर नहीं, शर्ट के अंदर नहीं, आपको किसके अंतर्गत जाना पड़ेगा, स्वेटर पहन के जाना पड़ेगा, जैकेट पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां का वातावरण अलग है, उसके तरीके से आपको समायोजित होना पड़ेगा। बुद्धि की मदद से व्यक्ति विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन करने में क्या हो जाता है, समर्थ हो जाता है। जब बुद्धि होती है ना तो वो आपके क्या इंटेलेक्चुअल पर्सन बनने लग जाता है, उस वो सोचता है हर तरीके से, विवेकशील आपका चिंतन करता है। फिर आपका क्या अमूर्त चिंतन करने में भी समर्थ हो जाता है। फिर आपसे यदि कोई पूछ ले बुद्धि की विशेषता क्या है 5 नंबर में, तो सबसे पहले बुद्धि की विशेषता क्या है, बुद्धि व्यक्ति की आपके क्या है जन्मजात शक्ति है। जब जन्म लेता है तो आपकी बुद्धि साथ में आती है। यदि आप फिलोसफी के स्टूडेंट होते तो आपके लोग क्या कहता कि बुद्धि एक कोरा कागज है। क्या है, बुद्धि कोरा कागज है, यानी इसके ऊपर अनुभवों के द्वारा लिखा जाता है। तो अनुभववादी आपका विचारक कौन था, लोक था। लोक कहता है कि बुद्धि एक कोरा कागज है, कोरा पन्ना है। आईएएस मेंस में इस पे प्रश्न पूछा गया था। तो बुद्धि एक जन्मजात शक्ति, आपको यहां पे ये याद रखना है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से सामंजस्य करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि कहती है कि लद्दाख का दौरा करना है तो स्वेटर बैग में डालना पड़ेगा। बुद्धि कहती है कि मुंबई जाना है तो आपको क्या है, स्वेटर नहीं टी शर्ट पहन के जाना पड़ेगा। तो ये
बुद्धि बताती है कि आपका वातावरण है उसके साथ आपको कैसा है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की आपके क्या है योग्यता देती है। आप रात में सोते सोते कल्पना करते हो, सुबह उठ के मम्मी जी को कहते हो कि मुझे सपना आया कि सोना 1 लाख की पार जाने वाला है, और उसके बाद मम्मी जी मार्केट में चली जाती है। तो आप जो कल्पना करते हो, अमूर्त चिंतन करते हो, फिर क्या है, बुद्धि व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। यह भी इसकी विशेषता है। बुद्धि व्यक्ति को पुराने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता प्रदान करती है। जैसे आपकी बुद्धि क्या कहती है, देखो बुद्धि व्यक्ति को, आपने सबसे पहले किसको देखा, पीवाईक्यू को देखा। पीवाईक्यू देखने से आपको मालूम होगा पीवाईक्यू का रिपीटेशन होता है, तो आपने पीवाईक्यू को अच्छे से कर लिया, आपने 20 नंबर एक्स्ट्रा लोगों से लाने शुरू कर दिए। तो व्यक्ति क्या है कि उसका पुराना, आपका रूममेट होता है, जैसे किसी घर से एक परिवार से एक बंदा आरएस या आईएएस बन जाता है, तो वो सारे मेंबर क्यों बन जाते हैं, क्योंकि अपने परिवार के लोगों के जो पुराने अनुभव है उसका यूज अपनी बुद्धि के अंदर करता है। बुद्धि व्यक्ति को किसी समस्या के समाधान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आप जब भी सोचो तो अंतरात्मा से सोचना, आपकी बुद्धि कह देगी कि यह डिसीजन गलत है, यह डिसीजन राइट है, मुझे किसके साथ रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बुद्धि के ऊपर एक छोटा सा बालक बैठा देते हैं बुद्धि के ऊपर, तो फिर वो आपको दिखता नहीं है। फिर आप क्या है, बुद्धि के विवेक में नहीं होते हो। फिर आपका विवेक किस पे काम करता है, आपका विवेक मनी विटामिन एम पे काम करने लगता है, तब आप डिसीजन गलत लेने लग जाते हो। बुद्धि की सहायता से ही व्यक्ति विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण, संगत ढंग से विभिन्न विषयों पर चिंतन कर पाता है। बिल्कुल कर पाता है। बुद्धि नहीं होती तो आज क्या होते, हम कुछ नहीं होते। ये विशेषताएं हैं। इसके बाद में भारतीय परंपरा में बुद्धि क्या है, आरएस मेंस, इस बार क्वेश्चन आया था भाई, आरएस मेंस, मेंस आपका 2023 है। यहाँ पे ये 5 नंबर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा भाई, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके सामने में। भारतीय परंपरा में बुद्धि क्या है, समाकलित बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाकलित बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की जो प्रक्रिया है ना, उन दोनों का समाकलन होता है, इसलिए इसे समाकलित बुद्धि कहा जाता है। भारतीय परंपरा में बुद्धि को क्या कहा जाता है, समाकलित बुद्धि भी कहा जाता है, जिसमें समाज और वैश्विक पर्यावरण में समायोजन के परिप्रेक्ष्य में योग्यताओं को विकसित करने के संप्रतियों को आपके क्या है, रेखांकित किया गया है। समाकलित बुद्धि क्यों कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि की संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाओं है, इन प्रक्रियाओं का समाकलन पर आपके क्या है, अधिक बल दिया गया है। तो भारतीय आरएस मेंस में क्वेश्चन पूछा था, भारतीय परंपरा में बुद्धि की कितनी क्षमताएं बताई गई है, 4 बताई गई है। आरबीएसई ने भी, एनसीईआरटी ने भी यही क्वेश्चन इस बार पूछा था। तो भारतीय परंपरा में बुद्धि को समाकलित बुद्धि कहते हैं, जिसमें समाज और वैश्विक पर्यावरण के समायोजन के परिप्रेक्ष्य में जो योग्यता है उसको विकसित करने के संप्रत्य को, देखो रटना पड़ेगा भाई, मैंने भी इनको रटा है पूरी तरीके से, संप्रत्यों को रेखांकित किया जाता है। बुद्धि की संज्ञानात्मक एवं असंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाओं के समाकलन पर आपके क्या है, अधिक बल दिया गया है। फिर आपको इसके अंतर्गत क्या देखना पड़ेगा, ये भारतीय परंपरा में बुद्धि की क्षमताएं कितनी है, 4 क्षमताएं हैं। पहली क्षमता क्या है, संज्ञानात्मक आपकी सोच है, जिसे आपके कोग्निटिव कैपेसिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोग्निटिव कैपेसिटी। अब देखो संज्ञानात्मक क्षमता में क्या आता है, सोचना, समझना। फिर आपके क्या है, गलत क्या, सही क्या, लाभ क्या, हानि क्या, गुण क्या, दोष क्या, इसमें विभेदन करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। फिर आपके सामने कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान करने की आपके पास में योग्यता होनी चाहिए, और प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। आप किसी से डायलॉग कर रहे हो, आंख से आंख मिला के डायलॉग कर रहे हो या आंखें झुका के कर रहे हो। आप जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंतर्गत तो आपके क्या है, आरएस यूपी पीसीएस के प्री के अंतर्गत आपके क्या है, ये स्ट्रक्चर है कि आप यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार से खड़ा है तो इसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार से कोई प्रशासनिक अधिकारी खड़ा है इसका मतलब वो इस दृष्टि से खड़ा है कि वो आपका क्या है, डरा हुआ है, वो सुनना चाहता है कि हाँ बोलिएगा। और प्रशासनिक अधिकारी ऐसे खड़ा होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। ये सारी चीजें उसमें बताई हुई है जब आप वो पेपर देंगे। फिर आपका क्या, सोशल कैपेसिटी क्या है, फिर आपके सामाजिक व्यवस्था एवं नियमों के प्रति सम्मान, सामाजिक समरसता और परामर्श और चिंतन। देखो अभी जीवन में मूल्य का कम हो रहा है, सामाजिक मूल्य। पहले क्या होते थे, सुबह उठते ही दादाजी के पास में सर्दियों में बैठ जाते थे और दादाजी क्या है, पुला आपके क्या है, आग जलती रहती थी, उसके चारों तरफ बैठे बैठे बातें करते थे और वो बताते थे कि ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे जिससे हम क्या है, सोचने की क्षमता विकसित होती थी। सामाजिक व्यवस्था, वो कहते थे कोई भी बड़ा आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, कोई सोता हुआ है तो उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये कहां से सीखे हैं, हम हमारे परिवारों से सीखे हैं, ये सामाजिक व्यवस्था से सीखे हैं। तो हमें पता
जाता है कि दीपावली को आपके क्या है प्रणाम किया जाते हैं। तो ये नियम कैसे बने वो आपका समाज बताता है, ये आपकी सामाजिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। तीसरा आपका इमोशनल कैपेसिटी होती है या कॉम्पिटेंस होता है, यानी सांवेगिक क्षमता होती है। सांवेगिक क्षमता का मतलब होता है कि मेरे आवेग क्या है, मेरे भावेग क्या है, मेरे संवेग क्या है, उसको समझना, उसके ऊपर नियंत्रण करना। मेरे सामने जो भीड़ है उस भीड़ के आपकी भावनाएं क्या है, उस भावनाओं को समझना, दोनों को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, और साथ ही स्वयं को मोटिवेट करते हुए रहना कि नहीं मैं इनके ऊपर आपके क्या है इन लोगों को मना लूंगा, इनसे ये हाईवे जाम है, इस हाईवे के जाम को टालूंगा। ये कहां से आता है? ये आपकी सामूहिक इमोशनल इंटेलिजेंसी से। वर्तमान में आईक्यू वाला बच्चा फेल होता है, ईक्यू वाला बच्चा पास होता है, क्योंकि उसके पास में आपके क्या सामूहिक क्षमता होती है। संवेग, परिपक्वता एवं नियंत्रण, आत्म मूल्यांकन, शिष्टता एवं अच्छा आचरण इसके अंदर आते हैं। फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी क्या कैपेसिटी, उद्यमी क्षमता क्या है? उद्यमी क्षमता प्रतिबद्धता। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं यूट्यूब पे, तो मैं डेली लूंगा, तो मेरी प्रतिबद्धता बताएगी। कठिन परिश्रम, मैं अच्छा कंटेंट लाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, तो मेरी प्रतिबद्धता बताएगी, मेरा कठिन परिश्रम बताएगा। मेरा पैसेंस, आप नीचे नेगेटिव कमेंट भी करोगे तो मेरा पैसेंस क्या कहेगा कि नहीं, दुनिया का काम में कहना, अपने को अपने दिशा में चलना चाहिए। और लक्ष्य निर्धारित आपका क्या करना, व्यवहार करना, ये आपकी क्या है उद्यमी क्षमता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय परंपरा में बुद्धि, तो आपको बताना है कि भारतीय परंपरा में बुद्धि को समाकलित बुद्धि के रूप में स्वीकार किया गया, जिसमें आपका समाज और वैश्विक पर्यावरण के, आपके वैश्विक पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आपके क्या है इसको ज्यादा महत्व दिया गया, इस योग्यता को। और भारतीय परंपरा में बुद्धि में संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया। और इस बुद्धि के अंदर 4 प्रकार की क्षमता है। पहली कौन सी? संज्ञानात्मक क्षमता। दूसरी कौन सी? सांवेगिक क्षमता। तीसरी कौन सी? सामाजिक क्षमता। और चौथी आपकी उद्यमी क्षमता है, आपको बताना है। फिर आपके क्या आती है? कॉग्निटिव आपकी इंटेलिजेंस आती है, सामाजिक आपकी बुद्धि आती है। ये सामाजिक बुद्धि क्या होती है अब देखिएगा। सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं? सामाजिक बुद्धि के बारे में संज्ञानात्मक, आपके संज्ञानात्मक बुद्धि, कॉग्निटिव आपकी इंटेलिजेंस के बारे में। संज्ञानात्मक बुद्धि व्यक्ति की वो मानसिक क्षमता है, किसकी? व्यक्ति की वो मानसिक क्षमता जिससे व्यक्ति समस्याओं के समाधान करने, तर्क करने, समझ करने, विभेदन करने और तर्कपूर्ण निर्णय लेने तथा प्रभावी संप्रेषण करने में सक्षम होता है। वही बुद्धि की संज्ञानात्मक आपकी बुद्धि कहलाती है, वही क्षमता। यानी आपके क्या है, संज्ञान का मतलब आप किस दृष्टि से सोचते हो, कैसा डिसीजन लेते हो, वो आपकी पावर को क्या है बतलाता है भाई। क्या करता है? बतलाता है, याद रखिएगा। फिर आपका संज्ञानात्मक बुद्धि, व्यक्ति की वो मानसिक क्षमता जिसमें व्यक्ति समस्याओं का समाधान करने, तर्क करने, समझ करने, विभेदन करने, तर्कपूर्ण निर्णय करने, फिर प्रभावी संप्रेषण करने में क्या होता है? सक्षम होता है। दूसरी परिभाषा आपके सामने क्या है? व्यक्ति की सीखने, याद करने, तर्क करने, समस्याओं का हल करने, विभेदन, तार्किक निर्णय एवं प्रभावी संप्रेषण की योग्यता ही क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक बुद्धि कहलाती है। तो ये आपकी दूसरी परिभाषा हो गई। बुद्धि की व्यक्ति की सीखने, याद करने, तर्क करने, समस्या का हल करने, विभेदन करने, तार्किक निर्णय लेने और प्रभावी संप्रेषण की योग्यता ही क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक बुद्धि कहलाती है, दूसरी परिभाषा। फिर संज्ञानात्मक बुद्धि की आपकी विशेषता क्या है? देखो, संज्ञानात्मक बुद्धि क्या करती है भाई? समस्या समाधान करती है, वस्तुनिष्ठ चिंतन करती है, ऑब्जेक्टिव चिंतन करती है। जिस चीज का आपको चिंतन करना उसी का चिंतन करती है। अभिसारी चिंतन करती है। अभिसारी का मतलब एक आपका नेगेटिव विचार है, एक आपका पॉजिटिव है। जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर डिस्कशन करते हो तो आप अपने जीवन का वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के बारे में भी आप क्या सोचने में सक्षम हो जाते हो। उसकी योग्यता का विकास में सहायक होती है कौन सी? कॉग्निटिव बुद्धि। संज्ञानात्मक बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। बलराम की संज्ञानात्मक बुद्धि क्या है? सुरेंद्र की संज्ञानात्मक बुद्धि क्या है? प्रवीण की संज्ञानात्मक बुद्धि क्या है? हितेश की क्या है? सेजल की क्या है? इसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपके क्या है भिन्नता देखने को मिलेगा। ये सारी संज्ञानात्मक बुद्धि में पाई जाती है। संज्ञानात्मक बुद्धि में विकास की प्रक्रिया क्या होती? अमूर्त होती है। क्या है? इसको आप छू के नहीं देख सकते हो कि आपकी संज्ञानात्मक बुद्धि इतनी फैल गई, इतनी फैल गई। यानी ये विकास की प्रक्रिया क्या होती? अमूर्त होती है। संज्ञानात्मक बुद्धि पर पर्यावरण, अंतःक्रिया और जैविक परिपक्वता दोनों का प्रभाव पड़ता है या इनसे प्रभावित होती है। क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक बुद्धि पर पर्यावरणीय क्रिया और जैविक परिपक्वता का, यानी जैसे पर्यावरण का प्रभाव, आप अपने परिवार के अंतर्गत रहते हैं, आपके परिवार वाले अच्छे लोग होते हैं। अक्सर आप सुनते हो ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता, अरे नहीं, वो बुद्धि
के ऊपर पर्यावरण का प्रभाव है, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर को देखता है, सुबह उठता तो डॉक्टर को, सोता तो डॉक्टर को देखता है, उनका जो सोच है, इंटेलेक्चुअल सोच है, उसको देखता है, इसलिए वो बनता है। आईएएस का बेटा आईएएस बनने के चांस ज्यादा इसलिए हो जाते हैं कि उसके आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वो उस सोच के प्रति उसको क्या तैयार कर देता है। फिर आपकी जैविक परिपक्वता, जैसे 5 साल का बच्चे की सोचने की क्षमता अलग होगी, उसके डिसीजन पावर अलग होंगे, 12 साल के बच्चे के अलग होंगे, 40 साल के बच्चे का, आदमी का, युवा का अलग होगा। ये आपकी जैविक परिपक्वता से दोनों से प्रभावित होती, बिल्कुल होती है, हमने आसपास में देखा है। और संज्ञानात्मक बुद्धि भाषागत शक्ति और स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। जिसकी संज्ञानात्मक बुद्धि ज्यादा होगी वो आपके क्या है, रटने में सक्षम होगा, स्मरण शक्ति उसकी ज्यादा होगी, उसके बोलने के शब्दांश ऐसे होंगे कि अगली वाली जो श्रोता बन के सुन रहा है और वक्ता बन के बोल रहा है, मतलब जो वो श्रोता की भूमिका में स्वयं होंगे तो वो सुनने की कोशिश करेगा, जब वो वक्ता बोलेगा तो जितनी आपकी क्या है ऑडियंस है वो सारी की सारी सुनने की आपकी चेष्टा करेगी। वही आपकी क्या है, संज्ञानात्मक बुद्धि कहलाती है, उसकी विशेषता है, याद करिएगा। अब देखो, संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास का एक सिद्धांत है जिसका आपके क्या प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे हैं, याद रखिएगा 1970 में। इनके अनुसार संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास कितनी अवस्थाओं में होता है? इनके अनुसार संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। सबसे पहले क्या है, संवेदी पेशी अवस्था है, जो कि आपके 0 से 2 वर्ष की आयु के मध्य होता है। यानी संज्ञानात्मक बुद्धि यानी आपकी जो सोचने, समस्या समाधान करने, चिंतन करने, अभी सारी चिंतन करने की जो क्षमता का विकास होता है वो कैसे होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला आपका कब आता है? आप जब 2 साल के होते हैं, जब बच्चे का जन्म हुआ और 2 साल तक उसकी संवेदी पेशी अवस्था है, यह वस्तु स्थिरता की क्षमता का क्या करता है? विकास करता है। वस्तु स्थिरता की क्षमता का, ये सोचता है कि पानी की बोतल आपके ऐसे ही रहेगी तो ऐसे ही रहेगी, तो वो आपकी क्या है, वस्तु की स्थिरता क्या है उसके बारे में सोचता है। फिर दूसरा क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष है, इसमें वो चिन्ह समस्या देखता है और फिर आपका जीववाद देखता है, आत्म केंद्रिता देखता है। चिन्ह समझना आपका क्या समझता है, उसको आपको बताया जाता है ऐसे बजाओ तो वो सोचता अच्छा ताली बजाने का बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में आपके क्या है, इसको मारना नहीं, चिट्टी को नहीं मारना तो वो नहीं मारेगा। फिर वो आपके क्या, आत्म केंद्रित, जैसे मम्मी है तो मम्मी से प्यार करना, पापा है तो पापा से प्यार करना, भाई है तो भाइयों से झगड़ा नहीं करना, तो वो आपकी क्या आत्म केंद्रिता पे है। फिर आपकी मूर्त संक्रियात्मक, जब आप 7 से 11 साल का, जैसे आपके परिवार में आपके बच्चे होंगे तब आप इन चीजों को समझना भाई, 7 से 11 वर्ष तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है। केवल मूर्त चिंतन की बात की जाती है। इसकी मूर्त चिंतन की, तार्किक चिंतन, जब 7 से 11 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है ना, उस समय उसकी पढ़ाई के ऊपर बहुत सारे परिवार अच्छे से ध्यान देते हैं, क्योंकि उस समय यदि वो पटरी पे आ गया तो उसका जीवन पटरी पे है, बाकी पटरी पे नहीं आया तो फिर तो दिक्कत ही है, फिर तो वो उल्टे सीधे काम में चला जाएगा। फिर आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष के मध्य, अमूर्त चिंतन, परिकल्पना का निर्माण, निष्कर्ष प्राप्त करने की आपकी क्षमता का क्या है, विकास है। यह संज्ञानात्मक बुद्धि विकास का आपके सामने क्या है, मॉडल है। फिर आपका आध्यात्मिक बुद्धि, ओहो, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आपकी मतलब आध्यात्मिक बुद्धि, जैसे परम बुद्धि भी कहते हैं, ये आपकी सर्वोत्तम बुद्धि भी है। तो आध्यात्मिक बुद्धि का सिद्धांत या संप्रत्यय किसने दिया? डाना जोर और इयान मार्शल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? डाना जोर और इयान मार्शल है, इसके द्वारा आध्यात्मिक बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है, याद रखिएगा। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का आपका क्या है, थॉट किसके द्वारा दिया गया? डाना जोर के द्वारा और इयान मार्शल के द्वारा दिया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक रीवायरिंग द कॉर्पोरेट ब्रेन में आध्यात्मिक बुद्धि का विचार आपका प्रस्तुत किया था। इनका मानना था कि आध्यात्मिक बुद्धि ही मानव प्रतिभा का क्या है, अंतिम सत्य है। क्या है? अंतिम सत्य। कौन सी बुद्धि है? स्पिरिचुअल आपके क्या है, बुद्धि ही इसका क्या है, याद रखिएगा, इंटेलिजेंस ही अंतिम सत्य है मानव प्रतिभा का। रीवायरिंग द कॉर्पोरेट ब्रेन पुस्तक थी, उसके अंतर्गत इस विचार को प्रस्तुत किया डाना जोर और आपके इयान मार्शल के द्वारा। फिर आध्यात्मिक बुद्धि की परिभाषा क्या है? आध्यात्मिक बुद्धि का आशय किसी व्यक्ति द्वारा जीवन में सामाजिक रूप से सार्थक उद्देश्य रखना और मानवीय मूल्यों के प्रति करुणा और प्रतिबद्धता से है। तो आध्यात्मिक बुद्धि का आशय क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि का अभिप्राय आपके किसी व्यक्ति द्वारा जीवन में सामाजिक रूप से, मतलब आप क्या है, सोशल लाइफ है आपकी, तो सामाजिक रूप से सार्थक उद्देश्य रखना, मानवीय मूल्य है, मानवीय मूल्यों के अंतर्गत आपके क्या, सत्य है, अहिंसा है, आपका ब्रह्मचर्य है, आपका पालन है,
किसका? आपका क्या है, आपके वस्तुओं का संग्रह ज़्यादा नहीं करना, तो वो आपके मानवीय मूल्य हैं। इन मूल्यों के जैसे प्रेम है, सद्भाव है, भाईचारा है, ये मानवीय मूल्य हैं। इनके प्रति प्रतिबद्धता और करुणा दोनों होनी चाहिए। तो सामाजिक रूप से जीवन में सार्थक उद्देश्य रखना और आपके क्या है, मानवीय मूल्यों के प्रति करुणा और प्रतिबद्धता रखना ही क्या कहलाता है? आध्यात्मिक बुद्धि कहलाता है। आध्यात्मिक बुद्धि को आपके क्या है, परम बुद्धिमत्ता और आपके सर्वोच्च बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम बुद्धिमत्ता और सर्वोच्च बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। और ये आपकी जो स्पिरिचुअल आपकी जो इंटेलिजेंस कहां से आती है? आप कहेंगे आपके कौन सी है? इमोशनल क्वांट और आपके कौन सा है? इंटेलिजेंस जो क्वांट होता है, बुद्धि लब्धि होता है, इन दोनों के जोड़ने से आपके क्या है, स्पिरिचुअल आपकी बुद्धि आती है। आध्यात्मिक रूप से इस बुद्धि में उच्च स्तर रखने वाला व्यक्ति अपने कार्यों के निष्पादन में मानवता प्रमुखता से आपके सर्वोच्चता स्थान देता है। जिस बुद्धि के अंदर आपके क्या है, जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक बुद्धि होगी ना, वो अपने कार्यों का जब निष्पादन करेगा तो मानव केंद्रित करेगा। जैसे कोई कोचिंग भी चला रहा है, जैसे कोई कुछ भी है, लाख रुपए फीस नहीं रखेगा, वो इतनी फीस रखेगा कि गरीब का बच्चा भी आपके आके क्या है, पढ़ सके। यानी वो अपने कार्यों के निष्पादन में मानवता को प्रमुखता से स्थान देगा। आध्यात्मिक बुद्धि से बुद्धिवान व्यक्ति मानवता को बेहतर बनाने तथा इसे एक दिशा में कार्य करने के लिए आपके क्या करता है, निर्देशित करता है। क्या करता है? एक दिशा में कार्य करने के लिए। जैसे आपके कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, आध्यात्मिक बुद्धि से युक्त है, तो वो क्या करेगा? मानव कल्याण के काम करेगा। कोई नशे की लत से आपका पीड़ित है, उसे नशा छुड़वाएगा और उस दिशा में कार्य करने के लिए आयोजन करेगा, उसको निर्देशित करेगा कि ऐसे करना चाहिए। डाना जोर द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक मूल्य के आयाम कितने हैं? तो याद रखिएगा, आयाम आपके कितने हैं भाई? 12 है। क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न क्या है, वो आपसे पूछेगा कि 12 आयामों में से 7 आयामों के नाम लिखने हैं, तब आपको ये रट के जाना होगा। पहला कौन सा है? आत्म जागरूकता। पहले अपने आप को जागरूक करो, तब आध्यात्मिक बुद्धि की तरफ जाओगे। अपनेपन का भाव लाओ, अपनेपन का भाव लाओ। हर किसी के प्रति कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। ना जात पात पूछे ना कोई, हरि बजे सो हरि होई। मतलब जाति पाति का कोई महत्व नहीं है, तब आपके काम होगा। क्षेत्र की स्वतंत्रता है। आपके पास में क्या है? आपको क्या है, सामने थाली लाके दे दी, बोला पनीर भी है, चटनी भी है और उसके अंतर्गत आपके क्या है, गुलाब जामुन भी है। अब आपको क्या है, बंदूक लेके खड़ा है, वो कहेगा कि इसको खा के बता। आप डर रहे हो उस बंदूक से कि यार मैं गुलाब जामुन उठा लिया तो मुझे मार देगा। मतलब आपके पास में विकल्प नहीं है, क्षेत्र की स्वतंत्रता नहीं है। फिर आपके पास में क्या होनी चाहिए? अनुकंपा होनी चाहिए, मतलब किसी के प्रति दया करने का भाव होना चाहिए। फिर आपका क्या है, व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? मूल्यों के ऊपर आधारित होना चाहिए। सत्य बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। पैसा विटामिन एम ज्यादा आने के बाद में आपके क्या मिलने लोग बंद हो जाते हैं, वहां विनम्रता खत्म हो जाती है। व्यक्ति को क्या सहज होना चाहिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे गरीब हो या आपके अमीर हो, सब में उसके अंदर सहजता का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं गरीब आए तो उससे आपको अलग ढंग से मिल रहे हो, अमीर व्यक्ति आया तो उसका स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हो, तो वो सहजता प्रदर्शित नहीं होती है। आपको सहजता बताना है। प्रतिकूलता का सकारात्मक उपयोग, जब आपके वर्ष से वर्ष कंडीशन जीवन में आ सकती है, उस समय आप उसका कैसा उपयोग करते हो। फिर आपकी विविधता, डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके मन के अंतर्गत। आप अलग अलग विचारों को आपको क्या है, महत्व देना होगा। आपने कोई गलत कर दिया तो उसके सुधारने की क्षमता होनी चाहिए। फिर आपके समाज और मानवता के प्रति आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और योग और ध्यान को आपको महत्व देना चाहिए। ये 12 आपके क्या है, डाना जोर के द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक बुद्धि के आयाम हैं, याद कर लेना। फिर आध्यात्मिक बुद्धि की आपकी विशेषता क्या है? तो आध्यात्मिक बुद्धि की विशेषताओं को आपको क्या है, रटना है। यह हमारे मस्तिष्क, आत्मा और हृदय तीनों से जुड़ी हुई होती है। आध्यात्मिक बुद्धि, जब आप मस्तिष्क से सोते हो तो आपकी आत्मा कहती है गरीब आया, उसका दया करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये तीनों से जुड़ी हुई होती है। मनुष्य को लचीला, जागरूक, करुणावान और रचनात्मक बनाती है। आप देखना कि व्यक्ति जो आध्यात्मिक बुद्धि का आपके क्या है, तभी तो इसको सर्वोत्तम बुद्धि कहते हैं ना। जैसे आपके क्या, जिसके पास में आईक्यू होता है ना, आईक्यू वाला क्या है, अध छल गगरी छलकत जाए। जैसे घड़ा होता है ना, आधा भरा हुआ वो छलकता है, उसी प्रकार से आईक्यू वाला क्या है, आईक्यू वाला अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए बीच में बार 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 टोकता रहता है। लेकिन इससे ऊपर की बुद्धि आती है ईक्यू। ईक्यू का मतलब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है।
जब किसी व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है तो व्यक्ति क्या करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति के अंतर्गत क्या होती है, वो समझता है कि ये सामने वाला किसान है, इस किसान के साथ में क्या बीत रहा है, यहाँ पे बारिश हो गई, इसकी फसल नष्ट हो गई, इसलिए ये किसान सड़क के ऊपर बैठा, उसकी भावनाओं को समझता है, अपनी भावनाओं को भी वो समझता है कि ये किसान है, इसको 1 मिनट में मैं हटा सकता हूं, मेरे पास में पावर है, लेकिन वो समझता है कि मैंने ऐसा किया तो गलत डिसीजन होगा। वो समझता है, अपनी भावनाओं को समझता है, सामने वाले की भावनाओं को समझता है, सामने वाले की भावना समझ के उसका मैनेज करता है, अपनी भावना का मैनेज करता है और स्वयं को मोटिवेट करते रहता है। क्योंकि कभी कभी आप देखते हो कोई आत्महत्या हो जाती है और उसके अंदर पब्लिक आपके क्या है, पूरे जिला मुख्यालय के ऊपर प्रशासनिक आपके दबाव में आ जाता है प्रशासन, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था आपकी समाप्त होने लग जाती है। तब आप क्या करते हैं, उनसे जाके मीटिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हुआ है वो गलत हुआ है। तब उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि मैं भी आपके साथ में हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, हम आपका सहयोग करेंगे, हम सरकार से वार्ता करेंगे। वो आपको क्या है, लचीला बनाती है व्यक्ति को। जब भी आपके क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि होती है ना, वो आदमी आपके हमेशा झुक के चलता है। इस झुक के मतलब ऐसे नहीं, भाई झुक के मतलब वो अंदर से आपके क्या है, उसके अंदर घमंड नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, घृणा नहीं होती, ये भाव नहीं होते हैं। इसका संबंध मनुष्य और मानवता के विकास और जीवन की दिशा से है। जिस व्यक्ति के अंदर एसक्यू ज्यादा होगा, उस व्यक्ति का जीवन आपके क्या है, मानवता की ओर सार्थक दिशा में जाएगा। उन समस्याओं की तलाश में सहायक होती है जो वर्तमान स्थिति से परे हैं। जिसके पास में एसक्यू आ जाता है ना, वो सोचता है भगवान है या नहीं है, मोक्ष है या नहीं है। मोक्ष है तो फिर ये आपके प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग ये अलग अलग क्यों हैं, फिर आपका निर्गुण और सगुण आपके अलग अलग क्यों हैं। तो वो उन मुद्दों के ऊपर आपके क्या है, सोचने लग जाता है। ये व्यक्ति के सार्थक उद्देश्य रखने, मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से क्या होती है, संबंधित होती है, याद कर लेना। फिर आध्यात्मिक बुद्धि का आपके जीवन में क्या महत्व है, देखो मेरे जीवन में महत्व है उतना ही आपके जीवन में। कैसे, आध्यात्मिक बुद्धि जिसके पास में होगी वो संभाव विकसित करने में सहायक है। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी के प्रति संभाव विकसित करने में सहायक कौन सी बुद्धि है, तो आप कहेंगे आध्यात्मिक बुद्धि है। आध्यात्मिक बुद्धि महात्मा गांधी में ज्यादा थी, इसलिए वो भेदभाव नहीं करते थे, वो हरिजन को भी उसी दृष्टि से देखते थे जिस दृष्टि से ब्राह्मण को देखा जाता था। तो यानी संभाव विकसित करता है। फिर आपके मन के द्वंद्वों और कुंठाओं को समाप्त करने में सहायक है। आपके अंदर द्वंद्व है, मैं आपके क्या है, मैं ये काम करूं या ये काम करूं, मुझे आरएस की तैयारी करनी है, मुझे ईओआरओ की तैयारी करनी है। आपके अंदर कुंठा है कि मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा पढ़ रहा है, मैं इसकी किताबें छीन के जला दूं, तो ये आपके अंदर कुंठा है। तो मन के द्वंद्व और कुंठाओं को समाप्त करने में कौन सी बुद्धि सहायक है, आध्यात्मिक बुद्धि है। संकल्प शक्ति को दृढ़ करने में सहायक है। जैसे मोदी जी कहते हैं संकल्प से आपके क्या है, सिद्धि की यात्रा। जब 2015 में आए थे ना, ये नारा बहुत फेमस हुआ था, संकल्प से सिद्धि की यात्रा। तो संकल्प से सिद्धि की यात्रा क्या है, 1 जनवरी 2025 आने वाला है। आप उस दिन संकल्प लेंगे, 31 नाइट को आप संकल्प लेंगे, कल मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मैं पढ़ाई करूंगा, मेरा टाइम टेबल यह रहेगा। दीवार के ऊपर चिपका दोगे और व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दोगे, लेकिन आपकी जो संकल्प की जो शक्ति है ना, वो दृढ़ नहीं है। आप मंगलवार से बुधवार तक जाते जाते आपके क्या होगा कि यार सुबह ठंड पड़ रही है, मम्मी एक आपकी रजाई और ओढ़ा दे मुझे। तो आपकी जो संकल्प शक्ति यदि आपकी दृढ़ होगी, आपको होगा कि मुझे आरएस का पेपर निकालना है, तो आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी, तो आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं होगी, अपने आप उठने की कोशिश करोगे। फिर क्या है, व्यक्तित्व के सकारात्मक रूपांतरण के अंतर्गत सहायक है। पहले आप क्या होते थे, हर चीज को नेगेटिव दृष्टि से सोचते थे। जब आध्यात्मिक बुद्धि आपके अंदर आ गई तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव। आपका मेंस दिया, इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में फेल हो गए, तो भी सहर्ष स्वीकार करते हो क्या, जो होना है हो रहा है, मेरी हाथ में कुछ नहीं है, नियति के हाथ में है। ऐसा आपका सकारात्मक रूपांतरण हो जाता है। क्या पता कि मुझे भगवान ने कोई नई जिम्मेदारी देने के लिए चुना हो, ऐसा सोचने लग जाता है। फिर क्या है, यह सत्य की राह पर चलने को व्यक्ति को क्या करता है, प्रेरित करता है। मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित कर देता है। पशुओं का भी कल्याण हो, मानव का भी कल्याण हो, हर व्यक्ति कण कण में आपके कल्याण की भावना आ जाए। फिर यह मानव की एकाग्रता को बढ़ाता है। जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता ना, वो आपके क्या है, सकारात्मक विचारों को महत्व देता। जब सकारात्मक विचारों को महत्व देता तो उसका दिमाग इधर उधर भागता नहीं है, वो ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन की जो एकाग्रता है उसको बढ़ा देता है।
ये सवचेतना को जागृत करने में सहायक है। कैसे? सवचेतना को, अभी आप कहते हो कि सर मोटिवेशन जा रहा है, प्री होगा कि नहीं होगा, मेंस होगा कि नहीं होगा। जब ऐसी चीज आ जाएगी ना आध्यात्मिक बुद्धि, तो आप अंदर से आएगा कि गिर के गिरे चिंतड़ा हिरण किसोगी खाए। कहने की बात यह है कि आपको क्या है, अपने आप को हिरण किसोगी खाए, लेकिन वो घोड़े से आगे जाए, मतलब इतना तेज दौड़ता है भाई। इसके पीछे वजह क्या है? उसका मोटिवेशन है कि यदि मैं धीरे चला तो मुझे मार देगा, यदि आप धीरे पढ़ोगे, यदि आप क्या है सवचेतना नहीं होगी तो आपका प्री फेल हो जाओगे। यदि ऐसा भाव आ गया, उस दिन आप अपने आप उठ के पढ़ने लग जाओगे। आप क्या है रात्रि में सोचोगे कि आज मैंने क्या टारगेट बनाया, मैंने क्या पढ़ा, और यदि नहीं पढ़ा तो आप क्या अपने आप को गिल्टी फील करवाओगे, रोओगे, और सुबह सुबह उठ के आपके पढ़ने चले जाओगे। फिर आपका क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि युक्त व्यक्तियों की क्या विशेषता है? जैसे कोई आध्यात्मिक बुद्धि होते हैं ना, प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि अभी तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, ऐसी घटनाएं होने वाली, रियली में ऐसा होता है। जैसे आपने संत माऊ जी का सुना होगा, चोपड़ा ग्रंथ है आपका, निष्कलंकी अवतार के जो आपके अवतार दिया था, कृष्ण भगवान से संबंधित था। उन्होंने कहा तृतीय विश्व युद्ध होके रहेगा, आपके किसमें? चोपड़ा के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान व्यक्तियों में अग्र सोच होती है, इसलिए वह घटित होने वाली घटनाओं और संभावनाओं को क्या है, पूर्व में ही क्या लगा लेते हैं, आप कहेंगे अनुमान लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? अनुमान लगा लेते हैं। इनकी निम्नांकित विशेषताएं होती है, इनमें उच्च स्व जागरूकता होती है, यानी उच्च स्व जागरूकता। इनको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही मोटिवेट लोग होते हैं। इनमें स्व जागरूकता होती है। फिर ये प्रतिकूलता से मुकाबला करने की शक्ति होती है। जैसे आप कह सकते हो राहुल गांधी के अंदर इस प्रकार की बुद्धि है। देखो कितने चुनाव हारने के बाद बंदा मोटिवेट है, यानी उनके प्रतिकूल स्थिति है, उसके बावजूद वो मोटिवेट है। वे सक्रिय और नम्र और स्व अनुकूलित होते हैं। वो देखो जब आपके क्या भारत जोड़ो यात्रा पे थे, तो वो स्व अनुकूलित थे, नम्र थे, सक्रिय थे, सबसे मिलते थे, दूरदृष्टि और उच्च मूल्यों से आपके क्या है सदैव प्रेरित रहते हैं। जैसे उनको गले लगाना, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको गले लगाना, सबसे बातें करना, उनकी दूरदृष्टि होती है और उच्च मूल्यों से प्रेरित होते हैं। ये अनावश्यक व्यवधानों या नुकसानों में व्यतीत आपके क्या है नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका प्री फेल हो गया और आप टेंशन में आ गए और आप क्या है गलत दिशा में जा रहे हो, शराब कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ये वो, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। ये अनावश्यक व्यवधान के अंदर पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इनको पता है कि अगली वैकेंसी और आएगी, वापस लगना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को मेंस निकालना है। क्योंकि ये तो क्या है यूपीएससी आरपीएससी जवानी मांगती है, जवानी के बाद सब कुछ आपका अच्छा होता है। ये चीज आपको याद रखते हुए चलना है। फिर आपकी बुद्धि आती है सामाजिक बुद्धि। कौन सी भाई? सामाजिक बुद्धि। याद रखिएगा सामाजिक बुद्धि का जो संप्रत्यय है, जो विचार है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। किससे? थॉर्नडाइक महोदय हैं, इनके द्वारा सामाजिक बुद्धि का विचार दिया गया है। सामाजिक बुद्धि वो मानसिक क्षमता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या समाज को समझता है और व्यवहार में कुशलता दिखा पाता है। अब देखो सामाजिक व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के समाज होते हैं, अलग अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आपका कोई, आप स्वयं हैं और आप कहाँ पे पहले गांव में रहते थे जैसलमेर के, और आप आगे जयपुर में। अब जयपुर का समाज क्या सोचता है, उनका व्यवहार क्या है, उसके अनुसार आपको व्यवहार करना पड़ेगा। उनके अनुसार यदि व्यवहार नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। तो यानी वो मानसिक क्षमता जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के और समाज को पहले तो समझता है, वो समझता है अच्छा ऐसा है, ऐसे यहाँ पे क्या है राम राम बोला जाता है या राधे राधे बोला जाता है। गांव में राम राम बोला जाता है, यहाँ राधे राधे बोला जाता है, तो फिर वो राम राम ना कह के वो राधे राधे कहेगा। व्यवहार में कुशलता दिखा पाता है। जटिल सामाजिक संबंधों और सामाजिक पर्यावरण को प्रभावी रूप से समझने और उनके अनुरूप सटीक प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? सामाजिक बुद्धि कहलाती है। याद रखिएगा, जटिल सामाजिक संबंधों, सामाजिक पर्यावरण को प्रभावी रूप से समझने, उनके अनुरूप सटीक प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही क्या कहलाती? सामाजिक बुद्धि। फिर आपका जो थॉर्नडाइक है, इनके अनुसार क्या परिभाषा दी गई है? थॉर्नडाइक ने के अनुसार सामाजिक बुद्धि का आशय है कि पुरुषों व महिलाओं को समझने, क्या है, पुरुषों और महिलाओं को समझने व उचित व्यवहार करने से है, ताकि मानव संबंधों की दृष्टि से बुद्धिमत्तापूर्ण आपका व्यवहार किया जा सके।
एग्जाम्पल के तौर पे पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार करना है, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना है, यदि इस चीज को समझ लिया, यही सामाजिक बुद्धि है। थॉर्नडाइक ये कहता है। तो सामाजिक बुद्धि वाले लोग अत्यधिक आपके क्या है, व्यवहार कुशल होते हैं, इनके सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, इन्हें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब असम जाते हैं तो वहां की टोपी पहन लेते हैं और वहां की लैंग्वेज में। जब आपके राजस्थान आते हैं तो आपके क्या है, राजस्थान आते हैं तो उसको क्या, उड कश्मीर को कश्मीर बता देते हैं, यहाँ के लोगों को खुश कर देते हैं। यानी यहाँ पे मारवाड़ी में बात करेंगे, सापा पहनेंगे, ये आपके क्या सामाजिक बुद्धि है। यहाँ के लोगों को खम्मा गणी बोलेंगे तो ये आपकी सामाजिक बुद्धि है। यानी ये अत्यधिक व्यवहार कुशल होते हैं, इनके सामाजिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं। मोदी से हर व्यक्ति आपकी क्या सेल्फी लेना चाहता है, इनको समाज में प्रतिष्ठा आपके क्या होती, प्राप्त होती है। सामाजिक बुद्धि के आपके चार घटक हैं। पहला क्या है, सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों का क्या होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। अब आपको मालूम है कि जब आप क्या क्या है, किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वहां पे आपके क्या है, वहां पे जाके आप क्या गाने बजा रहे हो तो आपको पीटा जाएगा, आपको सम्मान नहीं दिया जाएगा। सब अभिव्यक्ति की आपके पास में क्षमता होनी चाहिए। आप अंदर से क्या सोचते हो उसको आपके बोलने की क्षमता, दूसरों को सुनने की, समझने की क्षमता एवं कौशल होना चाहिए। यानी श्रोता हो तो वक्ता भी बनो, जब वक्ता बनो तो श्रोता आपको सुनने की कोशिश करे। संबंधों में आपके क्या होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। तो सामाजिक नियम रीति रिवाजों का ज्ञान है, स्व अभिव्यक्ति की आपकी क्षमता है, दूसरों को सुनना समझने की आपकी क्षमता है एवं कौशल है, और संबंधों में आपके पास में क्या होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, मधुरता होनी चाहिए। ये सामाजिक बुद्धि के घटक हैं। फिर सामाजिक बुद्धि की विशेषता क्या है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति आपका क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जैसे आपके घर में व्यवस्था क्या, सामाजिक व्यवस्था क्या है आपके समाज के अंदर, कि आपको अरेंज मैरिज करना है तो उसके प्रति आपको सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अपनों से बड़ों, छोटों तथा वंचितों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आप अपने बड़ों को उल्टे सीधे बोल रहे हो, छोटों को आप चांटा लगा रहे हो, वंचितों को आप क्या पैर मारते हुए जा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आपकी सामाजिक बुद्धि का प्रदर्शन करेगी कि आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है। दूसरों के विचारों का सम्मान करने, आप क्या कभी दोस्तों के ग्रुपिंग के अंदर बैठते हो तो बातें ही बातें करते हो और सामने वाले की सुनने की कोशिश नहीं करते हो। दूसरा क्या कह रहा है इसको भी तो सुनो भाई, दूसरों के विचारों का सम्मान करो। स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता को विकसित और सुनने की क्षमता और कौशल को विकसित, ये सामाजिक बुद्धि की क्या है, विशेषता है। फिर सामाजिक बुद्धि किसी व्यक्ति के अंतर्गत ज्यादा होती है तो वो आपके उस व्यक्ति के गुण क्या होते हैं, क्या होते हैं, किसी व्यक्ति को उसके कार्य का उचित फीडबैक देना, सामाजिक बुद्धि। मान लेते हैं कि आप अपने ननियाल गए और ननियाल जाके आपके मामी जी ने आपको अच्छी मिठाई खिलाई, आपके मामी जी ने अच्छी मिठाई खिलाई और आप क्या है, ऐसे कह रहे हो कि ये मिठाई तो अच्छी नहीं है, तो अगली बार जब आप जाओगे ना तो मामी जी आपको सब्जी खिलाएगी। क्या खिलाएगी, सब्जी खिलाएगी, ताकि आपकी सामाजिक बुद्धि अच्छी नहीं है। यदि आपकी सामाजिक बुद्धि अच्छी होती तो आप क्या कहते, अरे इससे अच्छा हलवा तो और खाया ही नहीं मैंने कभी जीवन में, तब आपके मामी जी खुश होंगे और अगली बार आपको क्या है, और अच्छा हलवा बना के खिलाने की कोशिश करेगी। वो आपकी सामाजिक बुद्धि है। तो किसी व्यक्ति को उसके कार्य का क्या देना, उचित फीडबैक देना। चाय किसी ने बनाई है तो कैसी बनाई ये बताना, कि आपने जो चाय बनाई वो अच्छी चाय है, आपके द्वारा बनाया गया हर कार्य अच्छा है, आपने इस फ्रेम, फोटो फ्रेम को बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा है तभी आपको अगली बार है। फिर आपके क्या है, संबंधों में घनिष्ठता ना होने पर भी कार्यात्मक संबंध बनाए रखना। ये वर्तमान युग है, भाई भाई से लड़ रहा है, बहन भाई से लड़ रही है, सब रिश्तों में तार तार हो गए। ये आपके क्या है, यह सामाजिक बुद्धि, ये कलयुग के युग में सामाजिक बुद्धि कम हो रही है। भाई भाई को काटने के लिए प्रेरित हो रहा है। भाई हकीकत बात है, आंखों से देखते हैं हम लोग, आप भी देखते हैं। तो संबंधों में घनिष्ठता ना होने पर भी कार्यात्मक संबंध बनाए रखना। जैसे जैसे मान लेते हैं किसी ने साथ में काम करना शुरू किया और बीच में कोई खटपट हो गई, थोड़ी बहुत छोटी मोटी हो ही जाती है, जीवन है ये, इस जीवन में खटपट हो गई, थोड़ा बहुत आपने क्या, मन मुटाव हो गया। तो मन मुटाव हो गया तो फिर क्या बोलते हैं, आज के बाद मैं तो इससे कभी बात ही नहीं करूंगा, आज के बाद ये मेरा कभी दोस्त हो ही नहीं सकता, ना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या, संबंधों में आपको पता है हमारे बीच में थोड़ा खटपट हुआ है तो घनिष्ठता नहीं है, फिर भी आपको कार्यात्मक, होली दीपावली को आपको कॉल करके नमस्ते सर, नमस्ते ये, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, ऐसा बात करनी चाहिए। हो सकता है भविष्य के अंदर वापस संबंध मधुर हो जाए। समूह में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। आप क्या है, जैसे आप, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी मेरे जो दूसरे टीचर हैं, मेरे कलीग्स हैं, उनका मुझे सहयोग करना चाहिए, उनके सहयोग को मुझे लेना चाहिए। समूह में कार्य करेंगे
तो क्वालिटी अच्छी आएगी। ये लोग बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, सामाजिक बुद्धि वाले। आप देखना देखना गांव के अंदर सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति में देखना, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति होता है जिसकी दुकान चौराहे के ऊपर होती है। क्योंकि चौराहे, गली के चौराहे के ऊपर दुकान होती है ना भाई, ये भी आके बैठ गया, थोड़ा मिराज विराज खा ली, ये आके बैठ गया, तान शान खरीद ली, ये आपका गुड़ लेके चला गया, फिर आपके ग्रुप होते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं और राजा की तरह बैठ के बातें करते हैं। यानी ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, बहिर्मुखी। और आपके अंतर्मुखी होगा, वो क्या गए, लड़के को भेजेगा, शक्कर लेके आ जा, चाय लेके आ जा, किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करना, पूछे पिताजी कहाँ है तो बोलना यहाँ है नहीं, बाहर है। ऐसे होते हैं लोग, वो अंतर्मुखी। ऐसे व्यक्तियों में सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों का इनको ज्ञान होता है। इनको पता है कि आपको क्या है, आपके किसी की डेथ हुई तो 11वें दिन आपको क्या है, बाल कटवाने हैं, बाल देने होंगे। ये सारा चीजों का ज्ञान ऐसे व्यक्ति को होता है। ऐसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहार तथा संवेग को समझते हैं और उनके विचारों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। किसान आपसे कहेगा, किसान कहेगा कि मेरी ये समस्या है, तो आप है ना, जैसे अभी एक एसडीएम का वीडियो आया, उसमें वो लताड़ रहा है कि मैं पीटूंगा किसानों को, ऐसा कह रहा है, तो वो गलत बात है। तो यदि किसी के अंदर सामाजिक बुद्धि अच्छी होगी तो वो कहेगा बाबूजी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हम किसके लिए बने हैं, हम आपकी समस्याओं को सुनने के लिए बने हैं। आप आइएगा, अगली बार आइएगा, आपकी समस्याओं को कलेक्टर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि ऐसा बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिएगा। आप कभी है ना जोर से बोल के देखो और कभी अंदर से विनम्रता और सहजता के साथ में बोल के देखिएगा, आपके संबंध हमेशा लोगों से अच्छे बने रहेंगे। ये आपके क्या है, व्यक्ति के गुण हैं। फिर सामाजिक बुद्धिमत्ता का स्पेस मॉडल है, ये आरएस मेंस में पूछा जा चुका है। स्पेस मॉडल आपका किसका है, कार्ले अल्बर्ट का है। किसका है भाई, सामाजिक बुद्धिमत्ता का जो स्पेस मॉडल है ये किसका है, कार्ले अल्बर्ट का स्पेस मॉडल है। किसका है भाई, कार्ले अल्बर्ट का स्पेस मॉडल है। ये कहता है कि सामाजिक बुद्धि में 5 घटक पाए जाते हैं। एस का मतलब आपका सेल्फ अवेयरनेस है, पी का मतलब आपका प्रेजेंस है, ए का मतलब आपके पास में ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता कितनी है, और सी का मतलब क्लियरिटी कितनी है आपके विचारों की, और आपके ई का मतलब आपकी इंफेथी, समानुभूति क्या है। तो कार्ले अल्बर्ट का आपका क्या है, सामाजिक बुद्धिमत्ता का स्पेस मॉडल है। कार्ले अल्बर्ट ने सामाजिक बुद्धि के स्पेस मॉडल में सामाजिक बुद्धि के कितने घटक बताए हैं भाई, आप कहेंगे इसके अंतर्गत आपको 5 घटक बताए। कितने घटक, 5 घटक बताए। पहला कौन सा है, सामाजिक आपकी जागरूकता, जिसे सोशल अवेयरनेस आपका कहते हैं। क्या है, सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस। दूसरा आपका क्या है, उपस्थिति है, जिसे प्रेजेंस कहते हैं। तीसरा आपका प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी कहा जाता है। फिर आपकी स्पष्टता को आपके क्लियरिटी कहते हैं। फिर आपकी समानुभूति, जिसे आपका इम्फेथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्फेथी कहा जाता है। इसके अगले अगले शब्दों से उठा के आपका क्या बन गया, स्पेस मॉडल बन गया। कौन सा, स्पेस मॉडल बना है। फिर अब इनको अलग अलग दृष्टि से हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं। अब देखो, स्पेस मॉडल में सबसे पहले क्या है, सामाजिक जागरूकता है। क्या है, सामाजिक जागरूकता। ये स्थितियों को समझने तथा उस स्थिति में को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये जानने की आपकी क्या है, क्षमता होती है। क्या है, सामाजिक जागरूकता क्या है, एक क्षमता है ये स्थितियों को समझने। आप देखते हो कि आपकी गली में 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, तो आपको पता लग गया कि ये लड़ रहे हैं, आपने समझ लिया। अब आपको ये पता है कि आपको लाठी लेके नहीं जाना है, आपको क्या जाना, उनको मनाने के लिए जाना। तो उस स्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हो ये जानने की योग्यता है। उपस्थिति, ये किसी के आत्म का बाहरी बोध होता है जिसे दूसरा व्यक्ति आपको क्या अनुभव करता है, ये आपकी उपस्थिति है। आप हर प्रोग्राम में उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हो। प्रामाणिकता, ये व्यवहार करने का तरीका है जो इस धारणा को जन्म देता है कि व्यक्ति स्वयं तथा दूसरों के प्रति कितना ईमानदार है। दूसरों के प्रति या स्वयं के प्रति कोई व्यक्ति है तो वो कितना ईमानदार है, ये इस बात को आपका क्या क्लेरिफाई करता है। ये आपकी ऑथेंटिसिटी है, आपका प्रामाणिकता, आपके व्यवहार का तरीका क्या है ये बताता है। फिर आपकी क्या है, स्पष्टता, कोई व्यक्ति किस सीमा तक अपने विचारों को स्पष्ट कोई व्यक्ति किस सीमा तक
कोई व्यक्ति किस सीमा तक अपने विचारों को स्पष्ट, प्रभावी तथा कुशलता से व्यक्त करने में सक्षम है, यह संचार कौशल को इंगित करता है। क्या करता है भाई? यह संचार कौशल को इंगित करता है, जिसमें सुनना, प्रतिक्रिया देना, भाषा का कुशल उपयोग, संक्षिप्त रूप से समझने की आपकी क्या है? क्षमता है। यह है आपके पास में क्या है? क्लैरिटी है, स्पष्टता है। फिर आपकी समानुभूति, दूसरों को समझने, उनकी परिस्थितियों और उनके प्रति संवेदनशीलता रखने तथा सहयोग करने की भावना है। जैसे दूसरों को समझना, जैसे किसी के परिवार में डेथ हो गई तो वहां जाके उनको सांत्वना देने से बेहतर है कि उनको समझना, उनको बताना। सांत्वना दी उनकी परिस्थिति में, आप उसी व्यक्ति की परिस्थिति में जाके इसको फील करना, प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करना, ये आपके सहयोग की भावना करना, अनुकंपा करना, ये आपकी समानुभूति कहलाता है। फिर आपके क्या है? E.N. थॉर्नडाइक का सामाजिक बुद्धि है। वो किसका था? कार्ले अल्बर्ट का आपका स्पेस मॉडल था। E.N. थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धिमत्ता के 3 प्रकार बताए। एक प्रकार आपकी सामाजिक बुद्धि है, एक आपकी अमूर्त बुद्धि है, एक आपकी मूर्त बुद्धि है। पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी आरबीएससी दोनों में दे रखा है। अब देखो पहला क्या है? सामाजिक बुद्धि क्या है? ये वे सामान्य मानसिक क्षमता है। सामाजिक बुद्धि क्या है? ये वे सामान्य मानसिक क्षमता है जिससे एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है और उनके साथ कुशलता से क्या करता? व्यवहार करता है। और सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, इनको समाज में क्या मिलती है? प्रतिष्ठा मिलती है। तो थॉर्नडाइक ने बोला है कि सामाजिक बुद्धि क्या है? यह व्यक्ति की वो मानसिक क्षमता है जिससे एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है, उसके साथ में आपके कुशलता से व्यवहार करता है। और सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के सामाजिक संबंध हमेशा अच्छे होते हैं और उनको समाज में क्या मिलती है? उनको समाज के अंतर्गत आपकी प्रतिष्ठा मिलती है। क्या मिलती है भाई? प्रतिष्ठा मिलती है। फिर इसके बाद में आपके कौन सी आती है? अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट वाली। ये वो मानसिक क्षमता है जिसे व्यक्ति गणितीय, यह वो मानसिक क्षमता है जिससे व्यक्ति गणितीय या शाब्दिक संकेतों या चिन्हों के संबंधों को समझ पाता है, उसकी उचित व्याख्या कर पाता है। और अधिक अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति सफल कलाकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं या गणितज्ञ बनते हैं। अमूर्त बुद्धि है, ये आपके क्या? चिन्हों को समझ लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये चिन्ह क्या कह रहा है, ये चिन्ह क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। इन चिन्हों को समझ लेता है। सांकेतिक चिन्ह होते हैं, शाब्दिक चिन्ह होते हैं, इनको समझ लेता है। तो ये आपके व्यक्ति क्या है? वो मानसिक क्षमता है जिसके अंतर्गत गणितज्ञ, शाब्दिक संकेत, चिन्ह है, इनको समझने की क्षमता होती है और उनको व्याख्या करने की क्षमता होती है। ये थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि है। फिर आपकी मूर्त बुद्धि यानी वह मानसिक क्षमता है जिससे व्यक्ति ठोस वस्तुओं को, महत्व को समझता है। वो समझता है कि ये बर्तन है, ये बर्तन किसमें काम आता है? सब्जी बनाने में आता है या चाय बनाने में आता है। वो उसका परिचालन उपयुक्त ढंग से कर पाता है। उसको पता है कि बर्तन को आपको सीधा रखना, उल्टा नहीं रखना है। तो ये आपकी मूर्त बुद्धि आ जाएगी। क्या है? अलग परिस्थितियों में करना सीखता है। वो समझता है कि कुकर का यूज आपके मैदानी क्षेत्रों में कैसा होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में कैसा होना चाहिए। इस तरह की बुद्धि करने वाले व्यक्ति आपके व्यापारी या आपके व्यवसायी होते हैं। वो आपके समझ जाते हैं, ठोस वस्तुओं का महत्व समझ जाते हैं। जैसे बादाम लिया और बादाम देखते ही व्यापारी कह देता है कि ये तो कच्चा बादाम है, अच्छा बादाम नहीं है। तो आपका कैसे बताएगा? उसके अंदर नॉलेज होता है। वो मूर्त बुद्धि का आपकी क्या है? व्यक्ति होता है। फिर आपकी कल्चरल, आपकी इंटेलिजेंस है, सांस्कृतिक इंटेलिजेंस। ये आपके देखो सिलेबस में क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे एक वजह है, सांस्कृतिक बुद्धि। क्योंकि जैसे जोधपुर वाला व्यक्ति को जयपुर में आपकी नियुक्ति हो सकती है और जयपुर वाले की आपके जैसलमेर में हो सकती है। भरतपुर वाले को बीकानेर भेजा जा सकता है और बीकानेर वाले को कोटा भेजा जा सकता है। तो हर जगह का कल्चर क्या है? अलग अलग है। जब कल्चर अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग आपको व्यवहार करना पड़ेगा। यही सांस्कृतिक बुद्धि है। इसका प्रतिपादक क्रिस्टोफर अर्ली और सुन एंग है। क्या है? सुन एंग आपके और क्रिस्टोफर अर्ली इसका क्या है? अर्ली इसका क्या है? सांस्कृतिक बुद्धि का प्रतिपादक है। इन्होंने 2003 में, इनकी किताब का नाम है कल्चरल इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल इंटरेक्शन अक्रॉस कल्चर, में सांस्कृतिक बुद्धि को इन्होंने क्या किया? परिभाषित किया है। क्या किया भाई? परिभाषित किया है। परिभाषा देखो सांस्कृतिक बुद्धि की। सांस्कृतिक बुद्धि से आशय है कि एक व्यक्ति की विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के अन्य लोगों के साथ क्या करना? संवाद, संप्रेषण करते समय अनुकूलन करने की क्षमता है। इसमें व्यवहारिक, अभिप्रेरणात्मक और मेटा संज्ञानात्मक आपके क्या है? पक्ष शामिल होते हैं। जैसे सांस्कृतिक बुद्धि का आशय एक व्यक्ति है ना, उसकी विभिन्न संस्कृतियां,
मेरा कल्चर क्या है, आदिवासियों का कल्चर क्या है, वहां रहने वाले लोगों का कल्चर क्या है, मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग इनका कल्चर नहीं होगा तो भी आपको इनके साथ में इंटरेक्ट करना है, इनके साथ में व्यवहार करना है। ये कौन सिखाता है? सांस्कृतिक बुद्धि सिखाती है। क्या कहता है? सांस्कृतिक क्षेत्र, जैसे आपका हाड़ौती का सांस्कृतिक क्षेत्र अलग होगा, साउथ का सांस्कृतिक क्षेत्र अलग होगा, आपके जोधपुर का अलग होगा, जयपुर का अलग होगा, तो ये सांस्कृतिक क्षेत्र अलग अलग हैं। इन लोगों के साथ में पहले डायलॉग करना। जब आप डायलॉग करोगे तो आपको पता लगेगा मेरी संस्कृति और इस संस्कृति के ये आपके गुण मिल रहे हैं, ये गुण अलग है, यहां कानूनी ढांचा अलग है, यहां सामाजिक ढांचा अलग है, यहां आर्थिक प्रणाली अलग है। ये सारी चीजें आप क्या है इसके माध्यम से समझ पाते हो और फिर अपने आप को अनुकूलन कर पाते हो। यही सांस्कृतिक बुद्धि है। इसमें व्यवहारात्मक आप कैसा व्यवहार करेंगे, इसमें आपका अभिप्रेरणात्मक आप कैसे उनको मोटिवेट करेंगे, और मेटा संज्ञानात्मक आपके पक्ष इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। बुद्धि का वह स्वरूप जिसमें संस्कृति के विभिन्न पक्षों, जैसे रीति रिवाज है, मेरे यहाँ पे कपड़े कैसे पहने जाते हैं, आदिवासियों के कपड़े कैसे पहने जाते हैं, मेरे यहाँ पे रिचुअल्स कैसे होते हैं, आदिवासियों में कैसे होते हैं, ट्रस्ट, विश्वास, परंपरा, अभिव्यक्ति, कला और साहित्य को समझने की क्षमता होती है, जो पर्यावरण से अनुकूलित होने में व्यक्ति की सहायता करती है। व्यक्ति की सांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धि को विकसित करने में क्या करता है? संदर्भ प्रदान करता है। तो बुद्धि का वह स्वरूप जिसमें व्यक्ति संस्कृति के विभिन्न पक्ष, रीति रिवाज, ट्रस्ट, आपकी परंपरा है, आपकी अभिवर्ती है, अभिवर्ती, और आपके क्या है कला और साहित्य है, इसको समझने की क्षमता होती है। पर्यावरण से अनुकूलित होने में आपके व्यक्ति की सहायता। जैसे कोई आपका जयपुर का आदमी है, उदयपुर में एसडीएम लग गया, तो आपको वहां का कल्चर समझना पड़ेगा, उस कल्चर के हर पक्ष को आपको क्या है देखना पड़ेगा, तभी आप अनुकूलित हो पाएंगे। यह आपकी सांस्कृतिक बुद्धि है। स्टेनबर्ग कहता है कि व्यवहारिक बुद्धि आपके सांस्कृतिक वातावरण का क्या है? उत्पाद होती है। क्या होती है? उत्पाद होती है। फिर आपके क्या है इसके वाइगोट्स्की क्या कहता है कि इसके अनुसार कुछ सर्वव्यापी मानसिक प्रारंभिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे बच्चे का रोना, चलना, मां की आवाज जानना, जबकि कुछ उच्च मानसिक प्रक्रियाएं होती है जो व्यक्ति के सांस्कृतिक वातावरण का प्रतिफल होती है, जैसे समस्या समाधान, चिंतन करना, तर्क करना। आपको पता है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा कि उत्तराखंड के लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा आपके क्या है समस्या आती है, उन समस्या का समाधान करने में आपके क्या है सफल हो पाते हैं, क्योंकि उनकी जो समस्या समाधान करने की जो आपकी टेक्निक है वो आपकी अच्छी टेक्निक है। भाई याद रखिएगा, वाई गोट्स्की ने ये आपके बारे में बताया है। फिर आपके क्या आता है सांस्कृतिक बुद्धि का महत्व क्या है आपके जीवन में, इसके बारे में आपको बात करनी है। एक बार पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पी लीजिए। आपके सांस्कृतिक बुद्धि का महत्व है भाई। सांस्कृतिक सीमाओं के उतार चढ़ाव को कम एवं सहज करना। सांस्कृतिक बुद्धि क्या है? जैसे कल्चर के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या आपकी समानता है, उसका जो उतार चढ़ाव होता है उसको कम करता, सहज करता है। प्रभावी निर्णय में सहयोग करता है। आपको पता है कि उनके कल्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो बताता है। सांस्कृतिक बाधाओं को आपके क्या करता है? दूर करता है। आप चावल नहीं खाते हो, उधर चावल ही बनता है, मिलता नहीं है, तो फिर आप भी एक्सेप्ट कर लेते हो कि खाना पड़ेगा। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि सभी कल्चर एक साथ रहेंगे, सभी कल्चर मिलजुल के रहेंगे तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा को आपके क्या है विकसित करने में ये सांस्कृतिक बुद्धि का क्या है महत्व होता है। फिर आपके क्या है सांस्कृतिक बुद्धि युक्त व्यक्तियों के आपके क्या है गुण क्या होते हैं? तो सांस्कृतिक बुद्धि जिस व्यक्ति में ज्यादा होगी वो क्या करेगा? विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। जब आप साउथ में जाओगे तो आप क्या है धोती नहीं पहनोगे, पैंट नहीं पहनोगे, लुंगी पहन के रहने लग जाओगे। तो ये स्वयं को ढाल लिया विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक पहलुओं में अंतर स्पष्ट करने की क्षमता होगी। आपको पता है
कि दीपावली आपके राजस्थान में कैसे मनाई जाती है और कर्नाटक में कैसे मनाई जाती है, उसका डिफरेंस करने में आप क्या सक्षम हो जाओगे। स्थानीय संस्कृति के अनुसार स्वयं को समायोजित करना और उसके अनुरूप आप क्या है व्यवहार करना है। जैसे आपके राजस्थान के व्यक्ति जाके साउथ में क्या है, वहाँ की कन्नड़ भाषा बोलते हैं, वहाँ की तेलुगु भाषा बोलते हैं, वहाँ की तमिल भाषा बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ की संस्कृति के अकॉर्डिंग रहने लगे, अपने आप को समायोजित कर दिए। सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और उनका आदर करते हो। आपको पता है कि आपको ये मालूम है कि राजस्थान में रामदेव जी को पूजा जाता है, यहाँ की धोक लगाई जाती है, लेकिन जब आप तमिलनाडु आपके आंध्र प्रदेश जाते हो तो आप तिरुपति बालाजी के भी जाते हो, क्योंकि वहां पे भी उनके सांस्कृतिक मूल्य अलग टाइप के होते हैं। वहां पे आपके बाल देने होते हैं, वो सारी चीजों का आप करने हैं। विभिन्न संस्कृतियों को जानने और उसमें अंतर करने की आपके पास में योग्यता होती है। आप देखते हो ये सही है, ये गलत है, ये इतना है, ये इतना है, वो आपके पास में गुण होता है। फिर आपके सांस्कृतिक बुद्धि के घटक कितने होते हैं? सांस्कृतिक बुद्धि के आप कहेंगे 4 घटक होते हैं। पहला क्या है? अभिप्रेरणात्मक घटक। दूसरा आपका संज्ञानात्मक घटक, जिससे आपके सीक्यू ज्ञान भी कहते हैं। तीसरा आपका परासंज्ञानात्मक घटक, जिसे सीक्यू रणनीति, इसे सीक्यू रणनीति और इसे सीक्यू ज्ञान, और ये आपका क्या है? व्यवहार का घटक है। मोटिवेशन, संज्ञानात्मक, परासंज्ञानात्मक और व्यवहार घटक। सबसे पहला आपका क्या आता है? अभिप्रेरणा आती है। तो ये घटक अन्य संस्कृतियों को जानने के लिए आंतरिक रुचि या बाह्य रुचि या आत्मविश्वास पर जोर देता है। देखो, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा ना, तो आप क्या करोगे? अपनी संस्कृति तक ही सीमित रहोगे। आपके अंदर आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन होगा, आपके पास में कॉन्फिडेंस होगा, तो आप क्या है, आदिवासी इलाकों में भी जाके उन लोगों से बात करोगे कि आपकी संस्कृति में ये कैसे मनाया जाता है, ये कैसे मनाया जाता है। आप उनसे डायलॉग करोगे, उनसे वार्तालाप करोगे, आप कहोगे आपके आर्थिक पहलू क्या है, आपके सांस्कृतिक पहलू क्या है, तो वो बताएंगे, आप उसको समझने की कोशिश करोगे। तो मोटिवेशन क्या करता है? ये घटक अन्य संस्कृतियों को जानने के लिए आंतरिक रुचि, बाह्य रुचि और मोटिवेशन पे जोर देता है। इसमें विभिन्न लोगों से बातचीत करना, विभिन्न पहलुओं को जानना और समझने की इच्छा आपके शामिल होती है। क्या होती है? इच्छा शामिल होती है। दूसरा आपका क्या है? सीक्यू, यानी आपके ज्ञान है, जिसे आपका संज्ञानात्मक घटक कहते हैं, इसे सीक्यू ज्ञान भी कहा जाता है। ये एक व्यक्ति का क्या होता है? ज्ञान होता है। ये यहाँ पे देखता है कि संस्कृतियां कैसे आपके सिमिलर है और संस्कृतियों में कैसे आपकी भिन्नता है, और इसके अंतर्गत अन्य संस्कृति के मानदंडों का वो भी ज्ञान सीखता है कि यहाँ पे आर्थिक मानदंड कैसे हैं, यहाँ पे कानूनी प्रणाली का ज्ञान कैसा है, मूल्यों का, सामाजिक मानदंडों का ज्ञान तथा भाषा विज्ञान के नियमों का ज्ञान कैसा है। देखो, जैसे आपके हरियाणा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वहां की आपकी भाषा है, भाषा विज्ञान के अनुसार वो सही है, वहां गाली नहीं मानी जाती है, लेकिन उसी भाषा का राजस्थान में प्रयोग हो जाता है तो वो गाली मानी जाती है। तो वहां के सामाजिक मानदंड अलग है, हमारे यहाँ के मानदंड अलग है, हमारे यहाँ की आर्थिक प्रणाली अलग है, वहां की आर्थिक, आपके दिल्ली की प्रणाली। जब मैं पहली बार आर्थिक प्रणाली को, अब मैं एग्जाम्पल देता हूं बहुत अच्छा, जब हम दिल्ली गए थे तो वहां पे आपके केले ना दर्जन पे मिलते थे, कि आपके 40 रुपए का एक दर्जन केला मिलेगा। हमारे यहाँ पे राजस्थान में केला मिलता किलो के ऊपर, यानी 1 किलो आपके 40 रुपए का होगा। तो यहाँ किलो में बिकता है, दिल्ली में आपके दर्जन में बिकता है। तो ये आर्थिक प्रणाली का, मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे कैसा, तो उसने सीधा मेरे से क्या बोला, रियली में सच बता रहा हूं, जब आपके मुखर्जी नगर में आपके क्या पुलिस चौकी के पास में जब खड़े थे हम, तब पूछा था, तो उस व्यक्ति ने बोला आप राजस्थान से हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं राजस्थान से हूं। तो बोला कि राजस्थान में आपके केलो है ना, जो केला होता है वो केला किलो के भाव से मिलता है, और बाकी सभी राज्यों के अंतर्गत केला आपके दर्जन के भाव से मिलता है। तो मेरे को समझ में आ गया कि उसका सीक्यू ज्ञान क्या था, अच्छा नॉलेज था, और मैंने उससे सीखा कि आर्थिक प्रणाली दिल्ली की अलग है और राजस्थान की अलग है। तो ये आपकी चीजें आपको क्या है, संज्ञानात्मक घटक बताता है। फिर आपका परासंज्ञानात्मक घटक, जिसे आपके सीक्यू रणनीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीक्यू रणनीति। यह घटक अंतर सांस्कृतिक जागरूकता को संदर्भित करता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपनी सोच प्रक्रियाओं के द्वारा दूसरों के बारे में क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। फिर आप क्या करते हो, आपने सब चीजें देख ली और फिर उसके बाद कहते हो कि वो व्यक्ति खराब है,
उस व्यक्ति ने सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व नहीं दिया अपने जीवन में, उस व्यक्ति ने लोगों के साथ में बुरा किया, तो ये आपकी क्या सीक्यू रणनीति है। जब आप क्या है उसके साथ में क्या करते हो, आपके क्या है सोचते हो, उसके बारे में कोई निर्णय लेते हो। फिर आपका व्यवहारात्मक घटक, ये व्यक्ति को विभिन्न संस्कृतियों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उसके मौखिक तथा गैर मौखिक व्यवहार को अनुकूलित करने की आपके क्या है एक क्षमता है। आप अपने व्यवहार से क्या है, कभी कभी आपके क्या है कुछ चीजें गलत बोल दी, आपके क्या मौखिक रूप से गलत बोल दी, लेकिन गैर मौखिक रूप से जो व्यवहार किया उसमें आपने अपना वापस जो ट्रस्ट था उसको बिल्ड कर दिया, ये इसके अंतर्गत देखा जाता है। फिर आपके पश्चिमी देश और गैर पश्चिमी देश, पश्चिमी देश मतलब आपके जो विकसित देश हैं, और गैर पश्चिमी देश जैसे राजस्थान है, जैसे आपके भारत है या आपके चीन है, इन देशों की सांस्कृतिक बुद्धि में अंतर क्या है। तो पश्चिमी देशों की और गैर पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक बुद्धि के बारे में देखते हैं। पश्चिमी देशों के लोग लक्ष्य विश्लेषण और अच्छे निष्पादन पर बल देते हैं। क्या है, पश्चिमी देशों के लोग टारगेट होता है, एनालिसिस होता है, अच्छे निष्पादन। गैर पश्चिमी देशों के लोग सामाजिक संबंध और संज्ञानात्मक क्षमता पर आपके क्या देते हैं, जोर देते हैं। जैसे पश्चिमी देशों के लोग आपके क्या करते हैं, बच्चा जब आपके क्या होता है, बच्चा 16-17 साल का होता है, पिताजी घर से बाहर निकाल देते हैं, बोला बेटा अब जाओ, आप अपनी मर्जी से क्या है कमाओ खाओ मौज करो। हमारे यहाँ पे आपके 40 साल तक जब आरएस की तैयारी करते हैं तो पिताजी कहते हैं कि अच्छे से रहना, कोई भी टेंशन मत लेना। यानी हमारे यहाँ के सामाजिक संबंध अच्छे हैं, वहाँ टारगेट अप्रोच काम करती है, यहाँ पे सोशल अप्रोच काम करती है, वहाँ पे विश्लेषण किया जाता है कि 30 साल में वो कितना करोड़पति बना है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि 30 साल में इस बंदे ने कितने पेपर फेल किए हैं, ये देखा जाता है। यहाँ संज्ञानात्मक बुद्धि है, वहाँ अच्छे निष्पादन, आप कैसे निष्पादन कर रहे हो। यहाँ के लोग व्यक्तिगत उपलब्धियों और तार्किकता पर बल देते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग ज्यादा होते हैं, यानी व्यक्तिगत उपलब्धियां। यहां पे इस व्यक्ति ने इतने करोड़ रुपए कमाए, ये न्यू शेपर्ड से आपके क्या अंतरिक्ष की यात्रा करके आया, तो ये आपकी व्यक्तिगत आपकी क्या उपलब्धियों पे बात है। यहां लोग समाज की सामूहिक उपलब्धता पर आपके क्या देते हैं, बल देते हैं। समाज ने क्या प्राप्त किया है, भारतीय समाज ने क्या प्राप्त किया है, इस पे बल दिया जाता है। यहां के लोग मानसिक प्रसंस्करण की गति पर बल देते हैं। मानसिक प्रसंस्करण में गति मतलब आपके काम की स्पीड कितनी है, इस पे बल दिया जाता है। लेकिन भारत में कहते हैं कि लोग तेजी से किए गए कार्य की गुणवत्ता के प्रति क्या होते हैं, शंकालु होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे गति की अपेक्षा गहराई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये लोगों की बुद्धि में अंतर है, हमारी बुद्धि ऐसी है, उनकी बुद्धि ऐसी है। तो ये देखिएगा अंतर आपका। इसके बाद आपका आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन सा भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिससे आपका क्या है सांवेगिक आपकी बुद्धि कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन किसने किया, पीटर बी सेलोवी और जॉन मेयर ने किया। किसने, पीटर बी आपके सेलोवी और जॉन मेयर है, इनके द्वारा 1990 के दशक के अंतर्गत 1990 में इमोशनल इंटेलिजेंसी का प्रतिपादन किया। इनका वैश्विक स्वरूप और व्यापक प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति डेनियल गोलमेल था। कौन, डेनियल गोलमेल द्वारा 1995 में इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर आपके मोर देन आईक्यू। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या है अपने विचार प्रस्तुत किए और सबसे ज्यादा व्यापक प्रचार हुआ। और डेनियल गोलमेल के अनुसार व्यक्ति की सफलताओं का केवल 20% ही बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि का मतलब आईक्यू है, और शेष 80% सफलताओं का कारण क्या है, आप कहेंगे सांवेगिक बुद्धि है, मतलब ईक्यू है। मतलब कोई आदमी सफल है वो ईक्यू की वजह से सफल है। आपने एक चीज देखी होगी, जो आपकी क्लास के टॉपर रहते हैं, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक रहते हैं, वो हमेशा आपके क्या है पोस्ट ऑफिस में बाबू बन के रह जाते हैं। और जो आपके क्लास में सेकंड डिवीजन से पास हुआ है वो आपके कलेक्टर बाबू बन के रह जाता है, मतलब कलेक्टर बन जाता है। कहने का मतलब, क्योंकि जो आपके कम परसेंटेज वाला है उसका दिमाग खुरापाती की चलते हैं, खुरापाती की तरह चलता है। और खुरापाती की तरह चलता है ना, तो वो हर एंगल से सोचता है इस आदमी को कैसे मेरे को सेट करना है। तो वो आपकी सामयिक बुद्धि सिखाती है भाई, जिसके वजह से ईक्यू ज्यादा होगा वो सफल हो जाता है। फिर आपके सामयिक बुद्धि की परिभाषाएं हैं, देख लेते हैं भाई। सामान्य परिभाषा क्या है, यह बुद्धि का वह स्वरूप है जिसके प्रभाव से व्यक्ति में अपनी 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 मतलब मेरी, दूसरों की मतलब आपके मेरे सामने कौन है, उनकी भावनाओं को जानने, साथ ही नियंत्रण करने, स्वयं को प्रेरित करने और अपने संवेगों को नियंत्रित रखने के साथ साथ अंतर व्यक्तिक संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की जो योग्यता होती है, वही आपकी क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है, ईक्यू कहलाता है, याद रखिएगा।
बुद्धि का वह स्वरूप, कौन सा? आप कहेंगे बुद्धि का वह स्वरूप जिसके प्रभाव से व्यक्ति में अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानना, नियंत्रण करना, स्वयं को मोटिवेट रखना, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ आपस में इंटरेक्ट करना, अंतर व्यक्तिक संबंधों को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की जो योग्यता है, वही आपकी सामयिक बुद्धि है। सेलावी और मेयर के अनुसार, किसके अनुसार? सेलावी और मेयर के अनुसार अपने, देखो परिभाषा वही है, अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिवीक्षण करना, उनमें विभेदन करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन और व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? सामयिक बुद्धि कहलाती है। आरएस मेंस के अंतर्गत इस बार पूछा गया है। अपने दूसरे के संवेगों का परिवेक्षण करना, उसको समझना क्या है और उसमें विभेदन करना, अच्छा ये है, फिर उसमें प्राप्त सूचना के आधार पर अपने चिंतन और व्यवहार को क्या करना? निर्देशित करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? सामयिक बुद्धि कहलाती है, याद रखिएगा। फिर आपके गोलमेल के अनुसार यह अपने व दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता है। अपनी भावना मतलब अपने संवेग, दूसरों की भावना मतलब दूसरों के संवेग को पहचानने की क्षमता है तथा अपने आप को अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करना करके अपने और अपने संबंधों में, अपने, यहां अपने की जगह दूसरा आएगा ना, अपने और दूसरों के संबंधों में संवेगों को प्रतिबिंबित करने की आपकी क्या है? क्षमता होती है। ये गोलमेल के अनुसार इसकी क्या है? परिभाषा है। फिर आपके एक और परिभाषा एनसीईआरटी और आपके आरबीएसई बोर्ड की किताब के अंदर दे रखी है, जिसका नाम क्या है? बार ओन के अनुसार आपकी क्या है? बार ओन के अनुसार परिभाषा, तो संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटा जाता है। कैसे? दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटा जाता है तथा व्यक्ति को पेशेवर व व्यक्तिगत व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में आपके क्या है? मदद मिलती है। ये आपके सामयिक बुद्धि के गुण हैं। सबसे पहले भावनाओं को पहचानो, भावनाओं का क्या करो? उपयोग करो, भावनाओं को समझो और भावनाओं का क्या कर लो? प्रबंधन कर लो। तो पहचानो, उपयोग करो, समझो और प्रबंधन करो, यही आपकी क्या है? सामयिक बुद्धि के आपके घटक है। फिर सामयिक बुद्धि की विशेषता क्या है? अपनी भावनाओं, 5 विशेषता है इसकी, यह भी पूछा गया है। अपनी भावनाओं और संवेगों को जानना और समझना तथा उसके प्रति आपको क्या? संवेदनशीलता रखना, दूसरों की भावनाओं और संवेगों को समझना, उन्हें आपका प्रबंधित करना, अपने संवेगों की प्रकृति को जानना, यह डिसीजन लूंगा तो मेरे पास में क्या निर्णय आएगा, क्या परिणाम आएगा, मैं किसी को पीटूंगा तो आपका हुड़दंग हो सकता है, आपके भीड़ क्या है? मॉब लिंचिंग कर सकती है। तो वो सारी चीजें, ये मेरे डिसीजन के, मेरे संवेगों की तीव्रता, जब आपके संवेग होते हैं ना, आपके तीव्र होते हैं, तो आप लिखना शुरू कर दो तो आपके संवेग कम हो जाएंगे। जब आपके सामने आपको प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, जब ऐसे नारे आते तो आपके अंदर आता है अभी मैं पुलिस को बुला के पीटवा दूं, तब आपको ये नहीं मालूम है आपके जो संवेग की प्रकृति तीव्रता ज्यादा है, तब उसको रोकना होता है। उसके परिणाम क्या होंगे उससे अवगत होना, अपने व अन्य के संवेगों का नियमन और प्रबंधन करना ताकि व्यवहार में क्या है? सामंजस्य बना रहे, सामाजिक संबंधों का प्रभावी ढंग से क्या करना? समायोजन करना। क्या करना भाई? समायोजन करना। यह सामयिक बुद्धि की क्या है? विशेषता है। फिर सामयिक बुद्धि के 3 मॉडल आते हैं। सबसे पहला कौन सा है? गुण मॉडल है। गुण मॉडल आपके केवी पेट्रोइड के द्वारा दिया गया। ये कहता है कि ये जन्मजात है। क्या है? ये गुण आपके सामयिक बुद्धि एक गुण है, ना कि इसे सीखा जा सकता है। तो इनके अनुसार सामयिक बुद्धि क्या है? एक गुण है जिसे सीखा नहीं जा सकता। ये आपके क्या होती है? जन्मजात होती है। क्या है? इसे सीखा नहीं जा सकता, ये आपका गुण जन्मजात होता है। फिर आपका योग्यता मॉडल क्या है? पीटर सेलावी और जॉन मेयर का है। किसका है भाई? जॉन मेयर और आपका पीटर सेलावी का क्या है? योग्यता मॉडल है, याद रखिएगा। और इनके अनुसार सामयिक बुद्धि युक्त व्यक्ति के अंतर्गत आपकी 5 विशेषताएं होती है, योग्यताएं होती है। अपने संवेगों को पहले जानो, फिर अपने संवेगों का क्या करो? प्रबंधन करो, फिर अपने आप को क्या करो? मोटिवेट करो, फिर दूसरों के संवेगों को क्या करो? जानो, फिर आपके दूसरों के साथ में क्या बनाओ? संबंध बनाओ। तो पहले संवेगों को जानो, फिर प्रबंध करो, फिर मोटिवेट करो, दूसरों के संवेगों को जानो और संबंधों को क्या करो? बनाओ। तो ये आपका योग्यता मॉडल है किसका? पीटर सेलावी का और जॉन मेयर का। इसके बाद में आपके क्या है? सेलावी और मेयर ने सामयिक बुद्धि के कितने घटक बताए? 4 बताए। संवेगों का क्या करो? प्रत्यक्षीकरण करो, मतलब देखो, फिर संवेगों को क्या करो? समझो, फिर संवेगों का प्रबंधन करो और फिर इन संवेगों का
उपयोग करके आपका क्या है डिसीजन के ऊपर पहुंचो। या आपके क्या है सांवेगिक बुद्धि के 4 घटक है इनके अनुसार। फिर आपका लास्ट आता है निष्पादन का मॉडल या निष्पादन का सिद्धांत, जिसे मिश्रित मॉडल कहते हैं। और ये आपके डेनियल गोलमेल का मॉडल है। क्या निष्पादन का सिद्धांत या मिश्रित मॉडल है डेनियल गोलमेल का, पूछा जा सकता है। इसमें डेनियल गोलमेल ने सांवेगिक क्षमताओं के सेट के बारे में बताया। 5 प्रकार के सेट बताए हैं, उन सेट के बारे में बताया है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है, जो कि 4 समूह के अंतर्गत विभाजित है। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, आत्म अवगतता या आत्म जागरूकता, अपने संवेगों, शक्तियों और कमजोरियों को समझने की क्षमता होती है ना, उसे ही सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी पावर क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो अपने संवेगों, शक्तियों और कमजोरियों को आपके क्या है समझने की बात होती है, वो आत्म आपके क्या है अवगतता होती है। इसके बाद में दूसरा क्या है आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को मतलब अपने अभिप्रेरकों को पहचानना, अपने मोटिवेटी आपके मोटिवेट किससे होते हैं उसको पहचानना, अभिप्रेरकों को प्रबंधित करने और व्यवहारों को नियमित करने की आपकी जो क्षमता होती है वो आत्म प्रबंधन है। फिर आपका क्या सोशल अवेयरनेस है, दूसरों के कार्य, अनुभव और उनके कारणों को समझने की आपकी क्षमता है, उसके बारे में सामाजिक चेतना है। और लास्ट आपका कौन सा है सामाजिक कौशल है, सोशल स्किल है, स्वयं के व्यवहार से वांछित परिणाम प्राप्त करने और व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति करने की जो क्षमता होती है वही सोशल स्किल कहलाती है। स्वयं के व्यवहार से क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है और व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे होगी इसके बारे में देखा जाता है, वही आपकी क्या है सोशल स्किल होती है। क्या होती है यह सोशल स्किल होती है। अब इस सामयिक बुद्धि का महत्व क्या है, दिन प्रतिदिन पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में सहायक है। आपके आसपास में क्या है, आप गाड़ी लेके गए और आपकी गाड़ी से क्या है आपकी गाड़ी में कोई बाइक वाला आके आपकी गाड़ी के अंदर गिरा दिया, अब आपके आवेग आए, आपने आते ही चांटा धर दिया, फिर आपने उसकी बाइक को जला दिया, तो आप जेल जाओगे। तो आपके अंदर यदि आपके इमोशनल इंटेलिजेंसी ज्यादा होगी, बाइक गिराया तो बोलेगा अरे कोई नहीं कोई नहीं, आपके लगी तो नहीं, सबसे पहले ये पूछोगे, तो फिर वो अभी आपको हेल्प करेगा। व्यक्ति अपने भावों को क्या करता है प्रबंधित करता है, अन्य व्यक्तियों के भावों में क्या करता है विभेदन कर पाता है, दूसरों के संवेगों को क्या प्रबंधित कर पाता है। यह व्यक्ति को व्यक्तिगत और पेशेवर व्यवसाय में आपके क्या है सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भावनात्मक स्थिरता को क्या करता है आपके स्थिर करता है। जैसे आपका रिजल्ट आया और आपका रिजल्ट आ गया एन वाला आ गया, नेगेटिव वाला आ गया, अब आपके पास में प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। आपके प्रतिकूल परिस्थितियों में आपके परिवार वाले बोलते हैं हमें तो पहले ही पता था कि ये पढ़ता नहीं है, रील ज्यादा देखता है। तो अब उस समय आपको क्या है भावना, लेकिन आप हकीकत में पढ़ते थे, रील नहीं देखते थे, उनको नहीं मालूम है। तो अब आपको क्या है, और दूसरा कहेगा हमें तो पहले ही पता था कि इसका तो प्री हुआ नहीं है, मेंस कहां से देगा। तो अब आपको भावनात्मक स्थिरता, बोलना नहीं है, आपको चुप रहना है, जो कह रहा है हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, इस चीज पे आपको विश्वास रखना है, बाकी कुछ नहीं है। स्थिरता सुनिश्चित करना, यह प्रशासनिक अधिकारियों में नेतृत्व क्षमता और आपके सामाजिक समस्या है उसका समाधान करने में भी क्या होती है सहायक होती है। सामयिक बुद्धि का आपके क्या है प्रशासन में उपयोग क्या है, अंतर संगठन आपके संबंध कैसे होते हैं इसके बारे में, यह वरिष्ठों के साथ साथ अधीनस्थों से उपयुक्त व्यवहार करना सिखाती है। जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंसी होगी ना, वो क्या करेगी अधिकारी जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं ना उनके साथ में अच्छे व्यवहार करेगी, अच्छा व्यवहार करेगी तो अधीनस्थ क्या करेंगे उनका कार्य जो होगा वो समय पे करके देंगे। इससे संगठन में अनुकूलन कार्य संस्कृति का क्या होता है आप कहेंगे विकास होता है। दूसरा क्या प्रशासन नागरिक इंटरफेरेंस, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी ज्यादा होगी तो वो नागरिक आपके प्रशासन तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो आपके नागरिकों के साथ साथ अंत्यक्रिया में उनके साथ करुणा तटस्थता से जुड़ाव सुनिश्चित होगा। संप्रेषण कौशल की क्षमता का इससे क्या होता है आप कहेंगे विकास होता है। फिर सामाजिक समस्या के समाधान में सहायक है, समाज में व्याप्त जैसे जातिवाद है, सांप्रदायिक दंगा है, क्षेत्रवाद जैसी चुनौतियों में मानववाद, करुणा और तर्क संगत निर्णय लेने में आपके सामयिक बुद्धि क्या करती है सहायक होती है। प्रशासन के निजी लाइफ और आपके पब्लिक लाइफ के संबंधों में विभेदन करने के लिए भी आपकी सामयिक बुद्धि क्या होती है आपके आवश्यक होती है। फिर आपके क्या है प्रशासन के प्रशासनिक जीवन में आने वाले
उतार चढ़ाव, स्थानांतरण, राजनीतिक दबाव एवं अत्यधिक कार्य दबाव में स्थिति परकीय, मतलब आपके ना तो लाभ में ना हानि में, ना गुण में ना दोष में, ना सर्दी में ना गर्मी में, मतलब आदमी स्थिति परकीय, उसको कोई मतलब नहीं है। आप मेरा ट्रांसफर बाड़मेर से जोधपुर करो, जोधपुर से बीकानेर करो, बीकानेर से जयपुर करो, जयपुर से सीकर करो, सीकर से वापस बीकानेर करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप उस स्थिति में आ जाओगे स्थिति परकीय। जब आप एथिक्स पढ़ोगे गीता के अंतर्गत आपके स्थिति परकीय का कॉन्सेप्ट आता है। फिर आगे इसके अंतर्गत क्या आता है, सामाजिक बुद्धि पर पर्यावरण और आनुवांशिकता का प्रभाव क्या है। बुद्धि के ऊपर आपके पर्यावरण है और आनुवांशिकता का प्रभाव क्या है। तो बुद्धि पर आनुवांशिकता का प्रभाव के रूप में यह तथ्य है कि साथ साथ पाले गए जुड़वा बच्चे, क्या है, जो जुड़वा बच्चे भी हैं और दोनों को साथ साथ में रखा है, तो इनकी बुद्धि में आपके क्या है, 0-9 का सहसंबंध पाया जाता है। कहने का मतलब जो जुड़वा बच्चे हैं एक ही साथ घर के अंदर रहते हैं, एक बच्चा फेल हो रहा है तो दूसरा बच्चा फेल होगा। जैसे दीपक और आपके क्या है, दिनेश थे, हमारे क्लासमेट में ही थे भाई। जब हम क्या है एमए कर रहे थे उस समय हमारे क्लास में थे दीपक और दिनेश, दोनों आपके क्या है, दोनों ही आपके क्या है, एक ही समान उनकी बुद्धि है। तो रियली में आपके क्या है, बुद्धि पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। जो जुड़वा बच्चे होंगे उनके दोनों, एक पास हो रहा है, एक आईएएस बन रहा तो दूसरा भी बनने की संभावना है। वहीं अलग अलग पाले गए जुड़वा बच्चे, एक आपका जुड़वा बच्चा आपके घर में, एक आपके क्या है अपने ननियाल में रख दिया, तो अलग अलग है, तब इनकी बुद्धि में 0.72 का सहसंबंध पाया जाएगा। लेकिन एक ही घर में दो जुड़वा भाई हैं, दोनों ही एक ही साथ रहते हैं, तो उनका एक पास हो रहा तो दूसरा भी पास होगा, एक फेल हो रहा तो दूसरा भी होगा। जैसे एक लड़के का और एग्जाम्पल आया, एक का नाम कौशल था और एक का नाम कनिष्क था। ये दोनों ही हमारे जोधपुर में जब ऑफलाइन बैच में आते थे तो इनका क्या है, ये क्या है कि उन्होंने मेरे को बताया कि सर मेरे 86% है, तो दूसरे आने वाले ने बोला कि सर मेरे 85% है। मतलब दोनों के परसेंटेज आपके क्या है, बराबर है। तो बोला कि सर जब मैं बीए में गया था तो मेरे 60% है, तब दूसरा बोला कि सर मेरे 61% है। तो इसका मतलब को रिलेशन पाया जाता है। बच्चों की बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता की अपेक्षा जन्म देने वाले माता पिता के अधिक समान होती है, क्योंकि जन्म दिया तो उनके पास में बच्चा ज्यादा रहा, इसलिए बुद्धि उनके समान होगी। लेकिन एक समय के बाद पर्यावरण के प्रभाव के रूप में देखा जाए तो जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है, उनका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले माता पिता की बुद्धि के स्तर के निकट आपके क्या है, पहुंच जाता है। क्या है, बुद्धि के निकट पहुंच जाता है। निष्कर्षतः पर्यावरणीय वंचन बुद्धि के विकास को घटा देता है। जैसे आपके घर के अंतर्गत मम्मी पापा डेली लड़ते हैं, दादी लड़ती है, वो लड़ते हैं, सब कुछ लड़ने वाले लोग हैं, तब आपका पर्यावरणीय वंचन है, आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, तो आपकी बुद्धि का विकास को घटा देगी। आप भी फिर चाकू वाकू लेके तैयार करने शुरू हो जाओगे कि आगे काम आएगा जीवन में। फिर आपका क्या है, जबकि प्रचुर एवं समृद्ध पोषण और अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बुद्धि दीक्षा बुद्धि को बढ़ा देती है। जैसे गरीबों में आपके क्या है, मूंगफली खा के काम चला लेते हैं। जो अमीर लोग हैं उनका अच्छा पोषण है, तो वो बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, ये आपके अच्छी अच्छी अखरोट खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज खाते हैं, तो उनके बच्चों का दिमाग अच्छा ही चलता है भाई। फिर हमारे वालों का तो नहीं चलेगा। अतः बुद्धि आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का आपका क्या परिणाम है। हो सकता है यही लाइन यहां से क्वेश्चन दे दे मेंस में, बुद्धि आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होती है। स्पष्ट कीजिए, जितना ये लिखाया हुआ है ना, रट के जाके चेप के आ जाना है, काम हो जाएगा आपका। फिर आता है बुद्धि लब्धि किसे कहा जाता है। तो बुद्धि लब्धि का जो विचार है, सबसे पहले इस जर्मनी का आपका मनोवैज्ञानिक था विलियम स्टर्न। कौन था, विलियम स्टर्न है, इनके द्वारा यह विचार दिया गया था। जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का आपका समप्रत्यय विकसित किया। और बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है, मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु इंटू आपका 100। अब देखो इसको कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आपने देखा कि मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, ये बुद्धि लब्धि का है। मानसिक आयु आप कहते हो ना, दूसरी कक्षा में पढ़ता बच्चा कहता है, अरे जैसे ये तो सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपके पिताजी पास में बैठा के 10 का पाड़ा सुना, 19 का पाड़ा सुना, फिर बोलते हैं वो, अरे इसका दिमाग तो आपके 10वीं कक्षा के बच्चे के जितना है। मतलब वो आपकी मानसिक आयु है। कालानुक्रमिक आप कितने साल के हुए हैं, तो जन्म से लेके अब तक की जो आयु होती है वो कालानुक्रमिक होती है। मानसिक आयु किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना है।
किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में। तभी तो पिताजी कहते हैं कि ये होशियार है लेकिन मेरी बेटी होशियार नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है, ये तो आपके 12वीं का भी आपके क्या है क्वेश्चन सोल्व कर देता है, एलसीएम निकाल देता है, एचसीएफ निकाल देता है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसकी मानसिक आयु तो अच्छी है। तो ऐसे सुनते हो आप भी अपने परिवारों के अंदर। अब इसको रट लेना है भाई। इसमें क्या बुद्धि लब्धि, हमारे भारत के अंदर देखो 90 से बुद्धि लब्धि का वर्ग 90 से 109 के बीच में देखो औसत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपका औसत बुद्धि है। और औसत बुद्धि भारत के अंतर्गत कितनी है? तो औसत बुद्धि आप कहेंगे 50% लोगों के पास में कैसी बुद्धि है? 50% औसत बुद्धि वाले लोग हैं। फिर आपके क्या है 16.1% आपके क्या है उच्च औसत बुद्धि वाले हैं। और निम्न औसत बुद्धि वाले भी लोग कितने हैं? 16% एक हैं। फिर आपकी श्रेष्ठ बुद्धि कितनों की है? तो 6.7% की है। फिर आपकी सीमावर्ती बुद्धि कैसी है? तो आप कहेंगे 6.7% की है। अति श्रेष्ठ बुद्धि कितनी है? तो 2% लोगों की बहुत ही ज्यादा आपकी बुद्धि चलती है इनकी। और आपकी निम्न बुद्धि किसकी है? यानी असक्त किसके? 2.2% लोगों की है। ये रट लेना भाई। फिर आपके क्या आता? बुद्धि के सिद्धांत आते हैं। किसके? बुद्धि है, इस बुद्धि के सिद्धांत आते हैं। इस बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में देखा जा रहा है, तो आइए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहले एक कारक सिद्धांत को पढ़ते हैं। किसको? एक कारक सिद्धांत है। बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है? एक कारक सिद्धांत है। तो एक कारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने ने बुद्धि की परिभाषा क्या दी? अच्छा तर्क करने, अच्छा बोध करने, अच्छा निर्णय लेने की योग्यता ही क्या है? आपकी बुद्धि कहलाती है। लेकिन इनका एक कारक सिद्धांत क्या कहता है? अल्फ्रेड विने के अनुसार बुद्धि योग्यताओं का एक समुच्चय है जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उपस्थित किसी एक अथवा समस्त समस्याओं के समाधान के अंतर्गत किया जाता है। अल्फ्रेड विने के द्वारा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है कि बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उपस्थित किसी एक या सभी प्रकार की जो समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। द्विकारक सिद्धांत आपके किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने आपके 1904 के अंतर्गत द्विकारक आपका सिद्धांत दिया। यह आपकी बात करता है जीएफ की और आपके किसकी? एसएफ की। जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, और स्पेशल फ्रेंड नहीं है। एसएफ का मतलब, जी का मतलब जनरल आपके क्या है? जनरल आपके फैक्टर हैं, और इसका आपका विशिष्ट फैक्टर है, इसकी बात की जाती है। तो ये आपका द्विकारक सिद्धांत है। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित है। किस पे? स्टैटिक का आपका मेथड है, उस पर आधारित है। इसके अनुसार बुद्धि में एक तो आपका जीएफ होता है सामान्य कारक, और कुछ आपके विशिष्ट कारक होते हैं। सामान्य योग्यता व्यक्ति के सभी प्रकार के आपके कार्यों में क्या है? सहायता करती है, जबकि विशिष्ट योग्यता विशिष्ट कारकों में ही क्या होती है? सहायक होती है। याद रखिएगा, यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित है। इसके अनुसार बुद्धि में एक सामान्य कारक, कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। सामान्य योग्यता व्यक्ति के सभी प्रकार के कार्यों में क्या होती है? सहायक होती है। विशिष्ट योग्यता यानी सामान्य योग्यता है सब प्रकार के कार्य, इसका मतलब ये जन्मजात होगी, इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। विशिष्ट योग्यता, जैसे विराट कोहली अच्छा खेलता है तो विराट कोहली की योग्यता विशिष्ट योग्यता है। जो आपके चित्र बनाने में अच्छा है तो वो चित्रकार बनेगा। जो राइटिंग अच्छी है तो वो आपका लेखन के अंदर अच्छा कार्य करेगा। ये आपकी सारी चीजें हैं। फिर आपका देखो जीएफ और आपका एसएफ है। विशिष्ट कारक आपका स्पेशल फैक्टर, और आपका जीएफ यानी आपका जनरल फैक्टर है। इसके अंतर्गत वे सभी मानसिक क्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक है, यानी इसका उपयोग, इसका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर आपके क्या है? सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ये तत्व आपके कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। ये तत्व क्रिया विशिष्ट होते हैं। जिस क्रिया में कोई व्यक्ति आपके क्या है? खाना बनाने में अच्छा है तो वो हलवाई बनेगा भाई। कोई बच्चा आपके क्या है? क्रिकेट खेलने में अच्छा है तो वो क्रिकेटर बनेगा। कोई बच्चा आपके क्या है? पढ़ाई में होशियार है तो वो आईएएस बनेगा। तो व्यक्ति में जिस विशिष्ट तत्व की अधिकता होगी वह उसी के अंदर निपुण होता जाएगा। जैसे खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक, और विशिष्ट तत्वों को अर्जित किया जाता है। क्या है? इसको अर्जित किया जा सकता है, उनको अर्जित नहीं किया जा सकता है। फिर आपका आता बुद्धि संरचना का मॉडल, जिसे जेपी गिलफोर्ड के अनुसार दिया गया है। बुद्धि संरचना का मॉडल है, इसे ओपीएस आपका क्या है? ओपी
आपका क्या है, ओसीपी सिद्धांत भी कहा जाता है, ओसीपी सिद्धांत भी कहा जाता है। ओ का मतलब आपका क्या होता है, आपका ऑपरेशन होता है, संक्रिया। सी का मतलब आपका कंटेंट, पी का मतलब आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में विभाजित किया जाता है, जो कि निम्नांकित है: ऑपरेशन, संक्रिया, विषय वस्तु आपका कंटेंट, उत्पादन आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, आरबीएसई बोर्ड की किताब के अंतर्गत, याद रखिएगा इसको। क्या दे रखा, संक्रिया, ऑपरेशन। व्यक्ति के मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को संक्रिया कहते हैं। व्यक्ति के मानसिक प्रक्रिया का जो स्वरूप है उसको ही क्या कहा जाता है, संक्रिया। मतलब आप किसी समस्या का समाधान करने के लिए आपका मस्तिष्क क्या क्या आपका प्रोसेस करता है, वही संक्रिया कहलाती है। संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमता 6 भाग होते हैं: एक आपका मूल्यांकन, एक आपका अभिसारी चिंतन, एक आपका अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेखन और संज्ञान है। विषय वस्तु वह क्षेत्र जिसके एकांशों और सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है। मतलब कंटेंट क्या है, जिस कंटेंट के आधार पर आप मानसिक क्रिया करते हो वही आपकी विशेष वस्तु कहलाती है। और इसके एकांश के 5 भाग है। दृष्टि है, देख के आप क्या काम करते हो, आंखों से देखते हो, सुनते हो कानों से। सांकेतिक आपके शाब्दिक व्यवहार, सांकेतिक आपके सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारात्मक, ये 5 घटक इसमें होते हैं। फिर उत्पादन, विशेष प्रकार की आपके क्या विषय वस्तु के साथ की गई संक्रियाओं का परिणाम क्या है, यानी जो आपके मानसिक क्रिया की वो संक्रिया है। मानसिक क्रिया के लिए कौन सा काम किए वो आपका विषय वस्तु था, और जिस काम से आपका प्रोडक्ट आया वो आपका उत्पादन है। इसके 6 भाग है: इकाई में, वर्ग में, संबंध में, पद्धति में, रूपांतरण में या आशय के रूप में आपको क्या है ये प्रकट होगी। फिर आपका केटल का बुद्धि सिद्धांत है। ये आपके क्या है, राजस्थान बोर्ड की किताब के अंदर दे रखा है। राजस्थान बोर्ड की किताब में दे रखा है केटल का बुद्धि सिद्धांत है। इसका प्रतिपादक कौन है, केटल है। बुद्धि के इस सिद्धांत में केटल ने 2 महत्वपूर्ण तत्व बताए। एक इन्होंने कहा कि आपकी तरल बुद्धि होती है जिसे फ्लूइड इंटेलिजेंस, एक इन्होंने कहा कि आपकी क्या है, ठोस बुद्धि होती है। कैसी होती है, आपकी ठोस बुद्धि होती है। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि की यहाँ पे बात की गई है। तरल बुद्धि, केटल ने तरल बुद्धि को आपके स्पिरमैन के जो जी कारक के आपके समान बताया है। जी कारक के समान मतलब ये आपके जन्मजात यानी वंशानुगत कारकों के द्वारा आपकी निर्धारित होती है। इसका संबंध आपके तर्कणा क्षमता से होता है, और इस बुद्धि का अधिकतम विकास आपके किशोरावस्था के अंतर्गत होता है। ये सभी व्यक्तियों के अंतर्गत आपकी तरल बुद्धि पाई जाती है, और ये आपके क्या है, जो आपके डेली के काम होते हैं, सभी प्रकार के कार्यों में इस बुद्धि का यूज किया जाता है। लेकिन जो दूसरी है ठोस बुद्धि, ठोस बुद्धि व्यक्ति के अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान पर आधारित या निर्धारित होती है। अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान पर आरबीएसई में है, ये भगवान करेगी यही पूछा जाए, किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा ये। इसमें वे क्षमताएं आती है जो व्यक्ति अपने जीवन की अनुभूतियों में तरल बुद्धि का उपयोग करके आपके क्या करता है, अर्जित करता है। ये यानी वे क्षमताएं जो अपने जीवन के अनुभूतियों में तरल बुद्धि का उपयोग करके वो क्या करता है, अर्जित करता है। इस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था में भी आपके क्या है, होता रहता है, याद करिएगा। फिर बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत है जो कि आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा बुद्धि का त्रिचापीय आपके क्या है, सिद्धांत आपका दिया गया है, याद रखिएगा त्रिचापीय। इनके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का आपके क्या चयन करता है और उन्हें क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो इनके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उसे परिवर्तित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के उन्होंने कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। सबसे पहले बुद्धि आती इनकी कौन सी, गटकीय बुद्धि। किसके, स्टर्नबर्ग के अनुसार। गटकीय या इसे विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं। तो गटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का क्या करता है, विश्लेषण करता है। जो इसके पास में सूचना आई यानी गटकीय बुद्धि में, तो उस सूचना का क्या करेगा, एनालिसिस करेगा एक एक हिस्से में तोड़ के। और इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले लोग विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक ढंग से आपके क्या है, सोचते हैं।
आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं। और इस बुद्धि के भी 3 अलग-अलग घटक होते हैं। ज्ञान अर्जन करना पहले, फिर आपकी प्लानिंग करना और फिर उसका क्या करना, निष्पादन करना। फिर इसके बाद में आती है आनुभाविक बुद्धि। कौन सी भाई? आनुभाविक बुद्धि है। आनुभाविक या सृजनात्मक बुद्धि वह बुद्धि है, आनुभाविक या सृजनात्मक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व के अनुभवों का सृजनात्मक रूप से क्या करता है, उपयोग करता है। आनुभाविक मतलब जो पूर्व के आपके अनुभव हैं, उन अनुभवों का उपयोग किया जाता है समस्या के समाधान में। सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि है वह बुद्धि इसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से आपके क्या है, निपटता है। इसे आपकी सांदर्भिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? सांदर्भिक बुद्धि। फिर आपके क्या है, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का आपका सिद्धांत है, जो कि आपके लुईस थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? लुईस थर्स्टन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं आपके होती है। कितनी? 7 आपके, जो एक दूसरे से अपेक्षाकृत आपके स्वतंत्र होकर क्या करती है, कार्य करती है। सबसे पहले आपकी वाचिक बोध, इसमें शब्दों, संप्रतियों, विचारों के अर्थों को आपके क्या है, समझने में काम आती है। फिर आपकी कौन सी है? संख्यात्मक योग्यता, वाचिक शब्दों को समझे। दूसरा संख्यात्मक, संख्याओं, डिजिट को समझे। तीसरा आपका क्या? देशिक, यानी आपका कोई डायग्राम है उसको, डिजाइन को समझे। फिर आपका प्रात्यक्षिक गति है, यानी आपको प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है उसको देखें। आपके शब्दों का प्रवाह कैसा हो रहा है उसको देखें। स्मृति आपकी कैसी है, इसके आधार पे बुद्धि। और आगमनात्मक तर्कना, मतलब आपने क्या है, कोई चीज है आगमनात्मक पद्धति से आपके पास में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको इसके अंतर्गत देखा जा रहा है। फिर आपका लास्ट कौन सा है? बहुबुद्धि का सिद्धांत है। किसके द्वारा दिया गया? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न आपके प्रकार की बुद्धियों का क्या है, अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रह के कार्य करती है, लेकिन किसी समस्या के समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में क्या, इंटरेक्ट करते हुए साथ साथ आपके क्या करती है, कार्य करती है। फिर इसके बाद में क्या है? भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि मतलब जिन लोगों में भाषागत बुद्धि उच्च स्तर पर पाई जाती है, उनमें भाषा के उत्पाद या उपयोग का कौशल होता है। जैसे नरेंद्र मोदी है, जैसे योगी आदित्यनाथ है, इनमें भाषागत बुद्धि अच्छी है। ऐसे व्यक्ति विचारों के संप्रेषण में परवाह तथा नम्यता के साथ साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कुमार विश्वास है, ये शब्द कुशल होते हैं, ये डबल मीनिंग के शब्द भी आपके क्या है, समझ जाते हैं। ये स्पष्ट तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई लेखक हो गया, जैसे कोई कवि हो गया, जैसे कोई आपका पत्रकार हो गया, ये आपके भाषाई बुद्धि इनमें ज्यादा होती है। फिर आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि है। ये व्यक्ति तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान का कौशल इनके अंदर होता है। ये जिज्ञासु, प्रगति और तार्किक होते हैं। ये पूछते हैं अब क्या, अब क्या, ऐसे करते रहते हैं जैसे कोई वैज्ञानिक है या नोबेल पुरस्कार विजेता है। संगीतात्मक, ये बाथरूम के अंदर बैठ के गाना गाने वाला नहीं है भाई, ये आपके लिरिक्स को आपके क्या डेवलप करता है, लिरिक्स को समझ पाता है, धुन को समझ पाता है। तो संगीतात्मक बुद्धि व्यक्ति की सांगीतिक अभिरचनाओं के सर्जन, लय ताल समझने की योग्यता रखते हैं। ये ध्वनियों की नवीन अभिरचना के सर्जन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे कोई संगीतज्ञ हो गया। फिर आपकी शारीरिक गति संवेदी आपकी बुद्धि है। यदि व्यक्ति संपूर्ण शरीर या अपने किसी अंग के लोच का प्रयोग करते हैं, उसमें सृजनात्मकता प्रदर्शित होती है। जैसे कोई धावक है, जैसे कोई नृत्य है, जैसे कोई खिलाड़ी है, जैसे कोई बेली नृत्य करते हैं ना, बेली नृत्य देखा है क्या कभी? देखना भाई। तो बेली नृत्य करते हैं, वो शारीरिक या गति संवेदी बुद्धि उनमें ज्यादा है। देशिक बुद्धि, ये मानसिक बिंबों को बनाना, उनका उपयोग करना, उनका मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता होती है। जैसे नाविक, चित्रकार, मूर्तिकार होते हैं, वो पहले मूर्ति का आपके क्या डिजाइन बना लेते हैं, बिंब को बना लेते हैं, फिर उसका परिमार्जन करते हैं। फिर आपके अंत व्यक्ति, ये व्यक्ति अपने निजी भावनाओं को, अपने अभिप्रेरणाओं को, उद्देश्यों का ज्ञान रखते हैं, अपनी शक्ति और कमजोरियां का ज्ञान होता है। ये आपके क्या, अंत व्यक्ति आपकी बुद्धि है। अंतर व्यक्तिक बुद्धि, ये दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म विचारों के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं। इस योग्यता द्वारा ये व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के उद्देश्य, भावनाओं तथा व्यवहार का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। जैसे कोई परामर्शदाता और कोई पर आपके मनोवैज्ञानिक होता है, वह अंतर व्यक्तिक उनमें बुद्धि ज्यादा होती है। फिर आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशील होता है। जैसे किसान, पर्यटन, शिकारी। और उसके बाद अस्तित्ववादी बुद्धि मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों, जीवन, मृत्यु, मोक्ष आदि की वास्तविकता के बारे में जानने की क्षमता होती है। जैसे कोई दार्शनिक होता है, कोई चिंतक होता है, वो आपके देखता मृत्यु है या नहीं है, जीवन है या नहीं है, मोक्ष है या नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन करता है।
फिर आपके क्या है, बुद्धि की योजना, ये भी आपके क्या है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। बुद्धि की योजना अवधान भाव प्रबोधन या सहकालिक अनुकार्मिक मॉडल, जिसे पास मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे आपका पास मॉडल कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? जेपी दास है, नाल आपके नागलिरी है और किर्बी है। किर्बी, नागलिरी और जेपी दास है आपके क्या है, बुद्धि की योजना अवधान भाव प्रबोधन या सहकालिक अनुकार्मिक मॉडल के। संक्षेप में इसे पास मॉडल भी कहते हैं। पी का मतलब प्लानिंग, आपका ए का मतलब अटेंशन, एस का मतलब स्टिमुलेशन एंड आपका सक्सेसिव मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? पास मॉडल के नाम से। सबसे पहले इंटेलिजेंस प्लानिंग, बुद्धि की योजना। बुद्धि की योजना का तात्पर्य उन मानसिक प्रक्रियाओं से है जिसके द्वारा हम किसी कार्य या आपके समस्या का सुलझाने की क्या बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। बुद्धि की योजना में स्मरण शक्ति, संगठनात्मक क्षमता, लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता आपके क्या होती है, शामिल होती है। फिर आपका अवधान भाव प्रबोधन है। इसका संबंध किसी विशेष कार्य, वस्तु या विचार पर मानसिक संसाधनों का ध्यान केंद्रित करने से है। क्या है? ध्यान केंद्रित करने से है। इसमें ध्यान केंद्रित करना या मन को भटकने से आपका रोकना क्या है, शामिल होता है। फिर आपका सहकालिक अनुकर्मिक आपके क्या आता है, मॉडल आता है। इसके अंतर्गत सहकालिक प्रसरण का मतलब है कि एक साथ कई प्रकार की जानकारी का समायोजन और विश्लेषण करना। यह अक्सर जटिल समस्याओं को हल करने में आपके क्या होता है, जटिल समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। और अनुकार्मिक प्रसरण का मतलब होता है कि जानकारी को एक के बाद एक प्रक्रिया के रूप में आपके क्या करना, एक अनुक्रम के बाद एक अनुक्रम के रूप में आपके लागू किया जाता है, तो उसे कहा जाता है। फिर आपका बुद्धि मापने के परीक्षण कौन से? बिने परीक्षण, अल्फ्रेड बिने वाला। वेस्ले मापनी, आपका रेबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, गुडनेफ ड्रोन ए मेन परीक्षण, आपका पिवाडी चित्र शब्दावली परीक्षण, केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण, बच्चों के लिए निर्मित आपके कोफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला है। इस प्रकार से हमने ये जो बुद्धि वाला टॉपिक था भाई, जो आपकी बुद्धि थी, इस बुद्धि वाले टॉपिक के अंदर हमने सारी चीजों का आपके क्या है, डिस्कशन कर लिया है। तो बुद्धि का टॉपिक आपके क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसको बार बार देखिएगा। अब इसके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा, उन क्वेश्चनों का अभ्यास करिएगा। ये यदि आपके 60 से 65 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपने रट लिए ना, आपके काम हो जाएगा। टोटल 150% पढ़ने हैं, इससे आपके छोटे से 20 नंबर के लिए वहीं से आपके सारे के सारे आपके प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बुद्धि का टॉपिक आपका क्या है, कंप्लीट हो जाता है। तो अब बुद्धि का अगला जो आपका आता है व्यक्तित्व, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस क्लास को देखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।